से पीछे, उन्हीं के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चलिए, तो बच्चों इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं तो हमारे पास चीज आती है अमाउंट। अमाउंट जो है ये हमारा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में मेन चीज होती है। इसके बिहाफ के ऊपर हम डिफरेंशिएट करते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को। अमाउंट का क्या है कि बच्चों मान लीजिए मेरे पास 200 kg लो है, 200 kg लो है, और बच्चों मान लीजिए मेरे पास 1 kg लो है, 1 kg लो है। तो बच्चों 1 kg लोहा और 200 kg लोहा दोनों का जो कलर है वो होगा सेम। तो कलर एक ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों जिसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से फर्क नहीं पड़ रहा है, अमाउंट ऑफ मैटर से इस प्रॉपर्टी को फर्क नहीं पड़ रहा है। बच्चों ऐसी कोई अगर प्रॉपर्टी होती है जिसको अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता है, तो टेस्ट के बारे में बताना। टेस्ट टेस्ट जो है बिल्कुल स्नेहा आयन, ठीक है। टेस्ट तो बच्चों आज आप लोगों का है और आंसर मैं नहीं बता सकता। बाकी अगर आप लोगों ने जिसने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया उनको भी नहीं बता सकता, क्योंकि किसी ने हो सकता है नहीं दिया हो, तो कल की क्लास में डिस्कस हो सकता है टेस्ट, ठीक है। और टेस्ट का अगर कोई इश्यू है, आप लोग अपीयर नहीं हो पा रहे, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पे। मेरा नंबर अगर नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूँ, ऊपर टॉप पे लिख रहा हूँ, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। टेस्ट का टाइम खत्म हो रहा है 11:30 बजे, तो उससे पहले पहले आप लोग मुझे बता दीजिए, हम आपका इशू रिजॉल्व करा देंगे। टेस्ट से नहीं दे पा रहे कोई, ठीक है। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि डेंसिटी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका अमाउंट ऑफ वाटर कितना है। अगर आप वाटर की डेंसिटी देखोगे तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना अमाउंट ऑफ वाटर लिया है जिसको आप चेक कर रहे हैं, आपका कितना ही वाटर हो सकता है, उसकी डेंसिटी सेम होगी। तो डेंसिटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कलर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये 3 एग्जांपल अभी यहाँ पे लिख रखे हैं, नीचे और एग्जांपल्स हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के। जी प्रीति, ठीक है प्रीतो, यही है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है जी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी बच्चों? यहीं पे 200 kg जो लोहा लिया है इसका अगर मास लिखोगे, इसका मास इज 200 kg और इसका मास इज 1 kg। तो मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों जो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। जो 200 kg लो है उसका मास अलग आएगा, 1 kg जो लो है उसका मास अलग आएगा। इसका मतलब मास एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई है जो हमारे अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं, ठीक है जी। ये दो बात हो गई कि इंटेंसिव अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, एक्सटेंसिव अमाउंट पे डिपेंड करेगा। इंटेंसिव के एग्जांपल कलर, डेंसिटी, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर किसी चीज का 200 kg लोहे को और 1 kg लोहे को दोनों को बाहर धूप में रख दो, दोनों पे हाथ लगा के देखोगे तो आपको सेम लेवल ऑफ गर्म लगेगा, क्योंकि उनका टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है जी। ये हो गया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? मास एक एग्जांपल हो गया, वॉल्यूम एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद एक एग्जांपल जो है यहाँ पे भी हमने आपको दे रखे हैं। यहाँ पे बच्चों 6 एग्जांपल्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं। 2 एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनको कुछ बच्चे जानते होंगे, सरफेस क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है। जो बच्चे नहीं जानते वो समय के साथ जान जाएंगे जब फिजिक्स में फ्लूइड चैप्टर पढ़ेंगे। ये चीजें हमारी फिजिक्स की होती हैं, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, ये 2 चीजें हैं, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो जब आप पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है जी। ये हो गया। इधर की तरफ बच्चों सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं एक्सटेंसिव जिनको आप जानते हैं, बाकी की सारी जितनी भी हैं वो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आगे आगे पढ़ते जाएंगे। इंटरनल एनर्जी आज ही पढ़ लेंगे, हीट कैपेसिटी आज ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये है, इस तरफ आप 2 को जानते हैं। एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब आगे आगे पढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आपके डिपेंड करते हैं अमाउंट पे। आपने कितना, अगर आपने 50 किलो गैस लिए तो उसके मोल्स अलग होंगे, आपने 1 किलो गैस लिए तो उसके मोल्स अलग होंगे। तो बिल्कुल ये भी जो है आपकी डिपेंड करती है अमाउंट के ऊपर। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ मोल्स हमारे, ठीक है जी। ओके, कंसंट्रेशन, किसी चीज की कंसंट्रेशन जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर किसी चीज की कंसंट्रेशन आप देखोगे तो आपने अगर 1 मोलर HCl लिया है तो आप 50 लीटर ले लो चाहे 1 लीटर ले लो, अगर आपकी उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो वो 1 मोलर ही रहेगी। अगर उसकी कंसंट्रेशन आपने 1 मोलर ली है तो 1 मोलर ही रहेगी। यानी सर कंसंट्रेशन क्या हो गया, इधर लिख भी रखा है,
अच्छा मैंने देखा नहीं, सोचना पड़ा मुझे। ठीक है, कंसंट्रेशन जो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये मैटर जो है, आप मैटर किसी भी मैटर को उठा लीजिए, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती कि उसका अमाउंट कितना है। मैटर की सिर्फ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, उसके जो भी कोई प्रॉपर्टी है। जिस भी चीज के अंदर हमें अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, वो चीज हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, चलो इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्लियर है सबको? किसी को अगर इस चीज में डाउट है तो बता देंगे भाई। अगर इंटेंसिव एक्सटेंसिव में किसी को डाउट है, कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि कैसे किसी प्रॉपर्टी को देखूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो भी आपकी सब्सटेंस डिपेंडेंट होती है। आप कोई भी ग्लास ले लो अलग अलग किसी भी मास का, तो उसका जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स के टर्म में कोई बच्चा परेशान नहीं होगा कि ये चीज क्या होती है। ठीक है जी, 12th में आता है बल्कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा 10th में भी आ जाता है ना। ठीक है, चलो बच्चों एक मैंने फर्स्ट स्टेट ली है। स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टेट इज नथिंग बट सेट ऑफ पीवीटी। अगर मैं एक अलग सेट ऑफ पीवीटी लिख पा रहा हूं तो वो एक अलग स्टेट हो जाएगी। तो बच्चों मैंने दो स्टेट ली है, P1 V1 T1, ये फर्स्ट स्टेट है मेरी, और सेकंड स्टेट क्या है, P2 V2 T2। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 से 2 आ रहा हूं, मैं 1 से 2 आ रहा हूं, ये जो मेरा कर्व है ये पीवी कर्व है। ठीक है जी, अगर बच्चों मैं 1 से 2 आया, अगर मैं 1 से 2 आया तो बीच में आप देख सकते हैं किसी इस पॉइंट पे P3 V3 होगा। इस पॉइंट पे देखोगे तो आपकी वैल्यूज क्या आएंगी, P4 V4। ऐसे बच्चों तो क्वेश्चंस कैसे आए इससे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो आप क्या पूछ रहे हो, तो आप एक बार ढंग से बता दीजिए, और पहले ये सुन लेंगे सब लोग। तो बच्चों अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर मुझे अलग अलग वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम मिल रहे हैं। अगर मुझे अलग अलग जो वैल्यूज मिल रही हैं, इसका मतलब सर ये अलग अलग स्टेट्स हैं, ये सारे के सारे अलग अलग स्टेट्स हैं। ठीक है जी, ये सारे के सारे अलग अलग स्टेट है। अगर बच्चों मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाऊंगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, मैं इनफाइनाइट स्टेट से गुजर रहा होता हूँ। ठीक है जी, उस केस के अंदर मैं सारे के सारे अलग अलग स्टेट से गुजर के 1 to सेकंड स्टेट आया। अगर मैं सारी की सारी अलग अलग स्टेट से गुजर के जाता हूं तो बच्चों मेरे पास क्या होगा, बीच में इनफाइनाइट स्टेट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट जो है मैंने अलग अलग स्टेट्स दिखा दी। अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स है उनके लिए इनफाइनाइट स्टेट्स हैं, तो उनके लिए इनफाइनाइट सेट ऑफ क्या होंगे, पीवीटी। सबके लिए पीवीटी के अलग अलग वैल्यूज होंगे। सिर्फ P4 तो मैं दिखा चुका, फिर से लिख लेते हैं P4 T4 P5 V5 T5। अच्छा अभी के लिए मैंने चैट बंद की है बच्चों, ये वाली स्लाइड कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि मैं आप लोग मैसेज पढ़ता रहता हूँ ना, तो मेरा ध्यान थोड़ा सा इधर चला जाता है। ठीक है, तो पहले मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर चैट फिर से वापस ओपन कर दूंगा 5-1 मिनट बाद। ठीक है जी, तो बच्चों अलग अलग जो है स्टेट्स के लिए मुझे अलग अलग सेट्स मिलेंगे पीवीटी के, P6 V6 T6 वॉट एवर इट इज। अब बच्चों क्या है, इसी 1 से 2 जाने के लिए मैं एक पाथ ये भी ले सकता था, मैं कोई पाथ ऐसा भी ले सकता था। ठीक है, उस केस में क्या होगा बच्चों, आप अगर इस पाथ के ऊपर भी P3 तो आएगा, P3 तो आया, इस वाले पाथ पे P3 आया, लेकिन उसके ऊपर जो वैल्यू है वॉल्यूम की वो कुछ और आ रही होगी। यानी सर अगर आप कोई अलग पाथ लोगे तो हो सकता है उसके अंदर आपको P6 और T6 वही मिल जाए, लेकिन आपको जो वैल्यू मिलेगी वॉल्यूम की वो कोई और मिलेगी। यानी सर अगर आप एक अलग पाथ फॉलो करते हैं तो आपने जितने भी अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर जो सेट्स लिखे थे वो सारे के सारे सेम नहीं होंगे। हो सकता है कुछ चीजें सेम हो जाए, किसी दो सेट के अंदर P6 T6 मैच कर रहे हैं, लेकिन सर उसका फिर वॉल्यूम मैच नहीं करेगा। यानी सर जब अलग पाथ लेते हैं तो पीवीटीज की वैल्यू अलग आ रही होती है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, मेरे पास इनफाइनाइट तरीके के पाथ्स हैं, मैं कहता हूं हो सकता है इन पाथ के अंदर से कुछ ऐसे यूनिक पाथ्स हो जिनके सारे के सारे सेट्स रिलेटेड है, किसी एक रिलेशन से रिलेटेड है। उसका एक एग्जांपल बच्चों, अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूं, आइसोथर्मल एक प्रोसेस होता है। अच्छा जितने ही बच्चों में पाथ है, पाथ को ही प्रोसेस बोलते हैं, पाथ इज कॉल्ड प्रोसेस। तो अलग अलग पाथ्स के लिए बच्चों अलग अलग पीवीटी सेट्स आ रहे होंगे, उनके अंदर से अगर कोई ऐसा पाथ है जिसके इनफाइनाइट जो पीवीटी सेट्स है उनके अंदर कोई एक चीज सेम है, उनके बीच में कोई रिलेशन है, बेसिकली वो सारे के सारे एक रिलेशन से बाउंड हो, तो एक यूनिक प्रोसेस हो जाता है। ऐसे 5 प्रोसेस है जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या एग्जांपल लिया है,
मैंने लिखा है P1 V1 P2 V2 P3 V3 और P4 V4। ऐसे करके बच्चों और भी इनफाइनाइट सेट्स होंगे। मैंने किसी एक पाथ के लिए कुछ सेट्स ऑफ पीवीटी लिखे। इनके अंदर मैं क्या देख सकता हूं बच्चों कि प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज तो अलग है लेकिन टेम्परेचर की हमेशा सेम है। यानी कि सर अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके पीवीटी सेट्स के अंदर टेम्परेचर हमेशा सेम मिल रहा है, हर सेट के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू सेम मिल रही है बच्चों, वो प्रोसेस मेरा कहलाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होगा मेरा, उसके अंदर मुझे सारी की सारी टेम्परेचर की वैल्यूज सेम मिलेंगी। तो सर आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है उसके अंदर टी इक्वल कांस्टेंट होगा, ठीक है, टी इक्वल कांस्टेंट होगा। बच्चों ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर मैं कह दूं कि इसको साफ करके मैं यहां पे बना दूं कि ये पाथ जो है मेरा आइसोथर्मल है, ये वाला पाथ मेरा आइसोथर्मल है 1 और 2। मैंने बोला है कि ये पाथ आइसोथर्मल। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, हर पॉइंट के ऊपर जब आप टेम्परेचर की वैल्यू चेक करोगे तो टेम्परेचर की वैल्यू मुझे सेम मिलेगी। ऐसा अगर कोई प्रोसेस होता है बच्चों तो वो क्या कहलाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। अगर बच्चों टेम्परेचर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, अगर मैं dt एक चीज लिखूं, dt क्या होता है बच्चों, कोई भी दो क्लोज पॉइंट्स उठाओ आप, दो पॉइंट्स विच आर एट dx डिस्टेंस ऑन द कर्व, उन दोनों पॉइंट्स का आप टेम्परेचर का डिफरेंस लिखो, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जो आगे वाला पॉइंट है, तो आगे वाला पॉइंट बच्चों ये होगा, ये वाला मेरा आगे वाला पॉइंट, आगे वाला पॉइंट, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या होगा, मैंने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस है तो सर इसका टेम्परेचर T होगा। अब बच्चों उसके अंदर से माइनस करेंगे इनिशियल पॉइंट, तो मेरा इस केस के लिए इनिशियल पॉइंट क्या है, ये पीछे वाला पॉइंट, पीछे वाला पॉइंट, पीछे वाला पॉइंट, पीछे वाले पॉइंट का टेम्परेचर कितना है, T ही है। तो बच्चों dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, T माइनस टी इक्वल 0। यानी सर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dt की जो वैल्यू है हमेशा 0 मिलेगी। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर चेक कर सकते हो, कहीं पे भी आप जाओ, dx डिस्टेंस के दो पॉइंट्स उठाओ और आप उनका टेम्परेचर डिफरेंस चेक करोगे तो 0 मिलेगा। ठीक है जी, अभी यहां तक मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई डाउट है तो बता सकते हैं चैट बॉक्स में, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया। उसके अलावा खुशबू कह रही थी एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल, और देव कह रहे थे एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और प्रीतो ने जो पूछा था कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से क्वेश्चन कैसे आएंगे, अच्छा ये पूछा था आपने कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। कुछ भी नहीं आता, क्वेश्चन यही आता है कि आपको या तो दे देंगे कि आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दे रखी, जैसे मैंने 200 kg लिया ना, आपको ऐसे कह देंगे कि दिस सेम सब्सटेंस Fe ऐसे है, इसके बारे में पूछ लेंगे कि विच प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या फिर या तो सीधे पूछ लेंगे विच प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपके पास ऑप्शंस में होंगे 1 2 3 4, सारे के सारे लिखे होंगे, कोई तीन जो होंगे एक्सटेंसिव होंगी, एक इंटेंसिव हो जाएगी। अगर इसके बारे में आपको ये दो दो सब्सटेंस है, इनके बारे में लिख देगा कि आई हैव टेकन 200 kg समथिंग और आई हैव टेकन 1 kg समथिंग। ओके ठीक है रोशनी, इसीलिए तो मेरे को एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ती है, ठीक है। रिपीट कर दूंगा कुछ नसी, मैं रिपीट कर दूंगा। तो जब मैंने 200 kg समथिंग लिया, 1 kg समथिंग लिया, तो उस केस के अंदर हमसे पूछ सकता है कि देयर इज सम प्रॉपर्टी विच इज डिफरेंट फॉर दीज टू, इज दैट प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। फिर आप बता देंगे कि एक्सटेंसिव है क्योंकि इट इज डिफरेंट फॉर टू डिफरेंट मासेस और डिफरेंट अमाउंट्स, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते, कोई भारी टॉपिक नहीं है इंटेंसिव एक्सटेंसिव, बहुत सिंपल है, ठीक है जी। dt वाला रिपीट कर देते हैं, पूरा पूरा आइसोथर्मल एक बार रिपीट कर देते हैं जल्दी से। आइसोथर्मल के अंदर क्या होगा बच्चों, मैंने कहा कि हर अलग पाथ के लिए आपके पीवीटीज की जो वैल्यू है वो अलग अलग मिलेंगी। पीवीटीज की वैल्यू जो है मुझे अलग अलग मिलेंगी, इसका मतलब सर मेरे अलग अलग पाथ हो सकते हैं 1 से 2 जाने के लिए। सर मैं 1 से 2 जा रहा हूं किसी भी पाथ से, तो मेरे पीवीटीज की कुछ सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी। अगर सर मैं किसी दूसरे पाथ से जा रहा हूं, इस पाथ से जा रहा हूं, तो सर मेरी कोई और वैल्यू आएगी। तो सर मैं 1 से 2 जाने के लिए, इसे अगर बच्चों 1 कह रहा हूं, इसे 2 कह रहा हूं, कोई भी पाथ चूज कर सकता हूं। रिया कह रही है चेक योर कनेक्शन, नहीं आ रही है क्या मेरी आवाज क्लियर, क्योंकि मुझे तो मैंने जो मेरे साथ लगा रखी दूसरी मीटिंग अटेंड कर रखी उसमें आवाज आ रही है। तो रिया हो सकता है बच्चे आपके कनेक्शन में इशू, एक बार आप लीव करके और रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, इतनी देर में मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है जी, ये हो गया।
तो 1 से 2 जाने के लिए आप इनफाइनाइट प्रोसेसेस यूज कर सकते हो। मैं कह रहा हूं बच्चों कोई ऐसा जो इनफाइनाइट प्रोसेसेस है, इनफाइनाइट प्रोसेस का मतलब इनफाइनाइट पाथ, कोई भी पाथ ऐसे 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 कहीं से भी कोई भी पाथ बन रहा है, ऐसे अलग अलग जो है पाथ मैं उठा रहा हूं, उनके अंदर से बच्चों कुछ पाथ ऐसे होंगे जो स्पेशल होंगे, स्पेशल होंगे। वो 5 पाथ मैंने लिख रखे हैं, वो स्पेशल क्यों है, उनके अंदर जो बच्चों पीवीटीज की वैल्यू होंगी ना, उनके अंदर कोई रिलेशन मिलेगा मुझे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आइसोथर्मल नाम के प्रोसेस की बात कर रहा हूं, उसके मैंने हर पॉइंट के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की जब वैल्यूज लिखी तो मैंने ये पाया कि उसकी टेम्परेचर की वैल्यूज हमेशा सेम है, जिस भी सेट के लिए लिख रहा हूं, P3 V3T P4 V4T, हर केस के अंदर मुझे टेम्परेचर सेम मिल रहा है। ऐसा अगर बच्चों कोई पाथ होगा तो वो पाथ कहलाएगा हमारा आइसोथर्मल पाथ। अब बात आती है dt क्यों 0 होगा, या dt क्या है। dt क्या है बच्चों, इस कर्व के ऊपर आप, मैंने मान लिया कि ये जो मेरा पीले से दिखा रखा है मैंने, दिस इज माई आइसोथर्मल पाथ। तो इस पाथ के ऊपर आप क्या कीजिए, कोई भी 2 पॉइंट्स लीजिए जो dx दूरी पे है। dx दूरी का मतलब है बच्चों बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज है 2 पॉइंट्स, ठीक है। सैयद मैं अपनी तरफ से बच्चे पूरी कोशिश कर रहा हूं जितना तेज बोल पा रहा हूं, ठीक है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे है, कल शाम से ही, कल से तो चलो बेटर है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तेज बोलूं, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स जो है बच्चों वो है बहुत ही क्लोज, ठीक है। 2 पॉइंट्स अगर बहुत ही क्लोज है, उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो है अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यूज लिख के उनका डिफरेंस निकालूं तो वो कहलाएगा dt। dt जो अगर मैंने टेम्परेचर डिफरेंस निकाला वो बच्चों मेरा 0 आएगा इन केस ऑफ आइसोथर्मल, क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर मेरी वैल्यू टेम्परेचर की क्या है, सेम है, t है। तो बच्चों उस केस के अंदर मेरी जो वैल्यू आएगी dt की वो हो जाएगी 0, ठीक है जी। ओके भाई वॉइस सब कुछ लोग कह रहे हैं कि आ रही है, तो अगर धीरे आने का इशू है तो या तो एक बार अपने ही वॉल्यूम चेक कीजिए कि क्या पता फोन की वॉल्यूम कम कर रखी हो, ठीक है। तो प्रीतो जी समझ में आया है dt 0 क्यों है। ओके ठीक है बच्चों, ऐसे ही 2 और प्रोसेस है। एक्चुअली आइसो जो वर्ड है ना, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम और कांस्टेंट। तो आइसो वर्ड का जो मतलब है दैट इज सेम और कांस्टेंट। तो आइसो जो है, ब्लैक से लिख रहा हूं क्या, आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम और कांस्टेंट। तब इसके पीछे आप अगर कोई वर्ड लगा रहे हो थर्मल, तो इसका मतलब बन जाता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर आप इसके पीछे एक वर्ड लगा रहे हो कोरिक, कोरिक एक वर्ड लगाया आपने इसके पीछे, कोरिक वर्ड जो है बच्चों ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके सामने क्या लगा दिया, आइसो, तो ये क्या बन गया कि इसकी वॉल्यूम सर हमेशा सेम रह रहेगी। सर कोई ऐसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर वॉल्यूम जो है सर हमेशा सेम रहेगी, तो बच्चे ये पीवी कर्व हो जाएगा मेरा आइसोकोरिक के लिए। आइसोकोरिक के लिए क्या होगा सर, पीवी कर्व ऐसा आएगा, इसके अंदर सर वैल्यू जो है वॉल्यूम की हमेशा सर सेम आएगी, हर पॉइंट के ऊपर सेम एक गिवन वैल्यू आ रही होगी वॉल्यूम की। तो आइसोकोरिक के अंदर बच्चों क्या हो जाएगा, v इक्वल कांस्टेंट, और उसके अंदर क्या लिखेंगे dv इक्वल 0, क्योंकि किसी भी 2 पॉइंट्स जो कि dx दूरी पे हैं उनका अगर आप वॉल्यूम का डिफरेंस लिखोगे तो वही तो dv होएगा, और वो क्या आएगा हमेशा v माइनस v इक्वल 0। तो इस केस के अंदर बच्चों मेरा dv का वैल्यू 0 हो जाएगा। आइसोकोरिक अगर कोई प्रोसेस लेंगे तो उसके अंदर हमारा वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और आइसोबारिक के अंदर क्या होगा, फिर आइसोबारिक के अंदर सर बारिक का क्या मतलब होता है, आइसोबारिक के अंदर बच्चों बारिक का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है ना बार, तो उससे रिलेट कर सकते हो। आइसोबारिक के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, P इक्वल कांस्टेंट, P इक्वल कांस्टेंट। इसका जो कर्व आएगा मैं रेड से इसी कर्व पे दिखा दूं, इसी कर्व पे दिखा देता हूं, ये लो, इसका प्रेशर हमेशा P रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, आइसोबारिक प्रोसेस। इसके अंदर आप कहीं पे भी कोई 2 क्लोज पॉइंट्स लीजिए dx डिस्टेंस के ऊपर और उनका डिफरेंस लिखिए, तो उनका डिफरेंस जो आएगा बच्चों dp इक्वल p माइनस p इक्वल 0 आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे बता रहे हैं आइडियाबैटिक में नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इस चीज पे आएंगे, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये चीज गलत है, ठीक है। और चैट बॉक्स में थोड़ी सी चर्चा कम रखेंगे, अभी के लिए बताएंगे कि ये तीनों प्रोसेस समझ आ गए, उसके बाद आइडिया के बारे में बात करते हैं। Adiabatic process is not about change between system and surrounding, it is something else, वो अभी बात करेंगे, ठीक है जी। ये बात हो गई कि आइसोकोरिक आइसोथर्मल ये सब क्या होता है। तो अब जो है सब लोग सीट बेल्ट बांध लेंगे एडियाबैटिक सुनने के लिए, ठीक है जी।
चैट बॉक्स अभी के लिए मैं आपका बंद कर रहा हूं ताकि सब लोग शांति से चैट बॉक्स की तरफ ना देखते हुए पढ़ें। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर बच्चों डेफिनेशन में तो क्या लिख रखा है? डेफिनेशन में लिख रखा है देयर इज नो एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन इसके पीछे का रीजन बच्चे सोच लेते हैं कि सर हम आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर किसी चीज को रखेंगे और उसका प्रोसेस कराएंगे, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर सर अगर हम कोई भी प्रोसेस करा रहे हैं, वॉइस तो मेरी भी ऊपर नीचे हो रही है लेकिन चलो, तो बच्चों को लगता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है सर? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आप अपना गैस रखिए, उसके ऊपर कोई प्रोसेस कराइए। सर प्रोसेस कराओगे तो उसके अंदर से हीट तो इन एंड आउट हो नहीं सकती क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो सर वो प्रोसेस हो जाएगा एडियाबैटिक, और यहीं पे हो जाता है मामला गलत। ये बात गलत है, ऐसा नहीं है कि आप आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कोई भी चीज रखिए और उसका प्रोसेस अगर लगाएंगे तो वो एडियाबैटिक हो जाएगा। प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं होता बच्चों, सिस्टम के हिसाब से प्रोसेस जो है हमारा डिसाइड होता है आपने पीवीटीज की क्या वैल्यू ली है। ठीक है, आप पीवीटीज की कुछ ऐसी वैल्यूज लेते हैं जिसकी वजह से हमारा हीट प्रोडक्शन या हीट कंजम्पशन जीरो होता है। यहाँ पे ये बातें बच्चों आइसोकोरिक वाली मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ऐसी कैसी लिखी हुई है, इसके अंदर मैंने कुछ नया नहीं लिखा है। तो ग्राफ में छोड़ देता हूँ, ग्राफ आप लोग देख लेंगे, ग्राफ आप लोग देख लेंगे। ग्राफ मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा सा मैं लिखने के लिए जगह बनाई है इरेज करके। बच्चों हीट प्रोडक्शन और कंजम्पशन ये जीरो होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। सर कंजम्पशन और प्रोडक्शन का क्या मतलब है? बच्चों इसका जो मतलब है वो ये है, जब जब आप किसी गैस की पीवीटी की वैल्यूज चेंज करते हो तो हो सकता है वो गैस कुछ हीट रिलीज करे और हो सकता है वो हीट कंज्यूम भी करे। लेकिन पीवीटीज की कुछ ऐसी वैल्यूज होती है, कुछ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज है, वो अगर आप लगाते हैं तो आप किसी गैस के पास ऐसे करके हीट रख दीजिए तो उस हीट को कंज्यूम ही नहीं करेगी, वो इस हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी क्योंकि उसकी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की वैल्यूज ऐसे चेंज हो रही हैं कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती। ये है एडियाबैटिक का केस। आप इसको स्टील के कंटेनर में रख दो, इस गैस को आप स्टील के कंटेनर में रख दो, बाहर इसके जला दो बढ़िया सा बर्नर, ठीक है, उससे खूब हीट मिल सकती है, स्टील से पार होके हीट इसके अंदर आ भी सकती है। लेकिन बच्चों ये जो सिस्टम है, ये जो गैस है उस हीट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उस केस में एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस जो है हम पीवीटी की वैल्यू सेट करके क्रिएट करते हैं, ना कि कोई सिस्टम डिसाइड करके। अगर आप आइसोलेटेड ले लोगे तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा होगा, नहीं, उसके अंदर नहीं होगा एडियाबैटिक प्रोसेस, कोई जरूरी नहीं है। जब तक आप एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन जो होती है पीवी की पावर गामा, पीवी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट के लिख लीजिए। इस इक्वेशन को फॉलो करके अगर आप पीवी की वैल्यूज चेंज कर रहे हैं तो बच्चों आपका जो है, अगर इस इक्वेशन को यूज करके आप जो अपनी वैल्यूज प्रेशर और वॉल्यूम की चेंज कर रहे हैं तो बच्चों आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। अदरवाइज चाहे आप आइसोलेटेड सिस्टम ले लो, चाहे आप क्लोज सिस्टम ले लो, ओपन सिस्टम ले लो, उसके अंदर आपका एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होगा अगर ये इक्वेशन फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है जी, ये बात हो गई। अभी बताएंगे सब लोग कि क्या समझ में है, क्या करना है। डी क्यू इक्वल जीरो, ना ही वो गैस हीट को कंज्यूम करे ना ही वो हीट को प्रोड्यूस करे। ठीक है, हीट जो है हमारी गैस कंज्यूम और प्रोड्यूस कर सकती है, अपने मॉलिक्यूल्स की स्पीड अप डाउन करके प्रोड्यूस एंड कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल देखो मैं ओपन कर रहा हूँ चैट बॉक्स, आप बता दीजिए क्या डाउट है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सिस्टम सराउंडिंग का लेना देना है। जब आपका हीट जब प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो बात सही है कि उस सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी ही नहीं, और अगर आपकी गैस जो है हीट कंज्यूम ही नहीं कर रही तो भी सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट आएगी ही नहीं। लेकिन इसके पीछे का रियल रीजन क्या है? कंटेनर नहीं है, कंटेनर का टाइप इस चीज का रीजन नहीं है, हमारी पीवीटी की वैल्यूज जो है वो इस तरीके से एडजस्ट की गई है कि हीट को कंज्यूम और प्रोड्यूस कर ही ना सके, इसलिए जो है हमारा प्रोसेस एडियाबैटिक होता है और हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा होता है। ठीक है, कंटेनर का चक्कर नहीं है। हाँ जी, बताएंगे कोई डाउट इस बात में? इस बात में कोई डाउट? ओके, रिपीट कर दे एडियाबैटिक। अच्छा जी, ये लो रिपीट पे सुन लो। एडियाबैटिक का क्या केस है भाई? एडियाबैटिक के अंदर मैं अपने, जैसे मैंने आइसोथर्मल के अंदर क्या कहा था कि पीवीटी की वैल्यूज इस तरीके से सेट कर रहा हूं कि मेरे टेम्परेचर की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, रियल लाइफ में
कुछ हद तक मतलब, तो बुक की डेफिनेशन सही है, बुक की डेफिनेशन सही है, पहली बात बुक की डेफिनेशन सही है, लेकिन उसके अंदर ये बात नहीं बोल रखी कि आप आइसोलेटेड कंटेनर लें, ये बच्चा अपने आप सोच लेता है। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, बुक की डेफिनेशन है। बुक में कहीं पे अगर किसी बुक में ये लिख दिया हो कि आइसोलेटेड कंटेनर लेके उसके अंदर हमेशा एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, तो फिर गलत है, तो फिर गलत है। मालती कह रही इक्वेशन समझा दो, इक्वेशन भी बता देंगे। इक्वेशन के अंदर एक गामा नाम की चीज है, जब हम इसका वर्क डन निकालेंगे तो पूरी इक्वेशन ढंग से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं समझ रहे गामा को, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ना, इसलिए नहीं इक्वेशन छेड़ी, ठीक है। कोमल कह रहे रियल लाइफ में ऐसा प्रोसेस होता है। एक्चुअली रियल लाइफ के अंदर बच्चे, जो हमारा गैस का बाइक का इंजन होता है, उसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन वो भी कंप्लीटली एडियाबैटिक नहीं होता है। तो रियल लाइफ में ऐसे प्रोसेस होना पॉसिबल नहीं है, लैब्स वगैरह के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज अवर बाइक इंजन। बाइक इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक्स होते हैं, 4 के अंदर से 2 स्ट्रोक्स जो है हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहे होते हैं। 2 स्ट्रोक्स इन बाइक इंजन, अ 4 स्ट्रोक इंजन ऑफ अ बाइक। स्प्लेंडर प्लस जैसे अगर आप बाइक उठाएंगे तो उसके अंदर 4 स्ट्रोक इंजन होता है। रिपीट में कर रहा हूं इसके बाद एडियाबैटिक, जिसने पूछा था उनके लिए रिपीट में कर दूंगा। 4 स्ट्रोक इंजन होता है। 4 स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, 4 प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो इन 4 के अंदर से 2 प्रोसेसेस रिवर्सिबल एडिया प्रोसेस होते हैं, एक बार कंप्रेशन हो रहा होता है, एक बार एक्सपेंशन हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन वो भी किताबों में ही एडियाबैटिक होते हैं, उसको भी आइडियल लिख के पढ़ रहे होते हैं जब किताब में पढ़ते हैं। रियल लाइफ में एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे घूमते फिरते क्रिएट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लैब्स में आप क्रिएट कर सकते हैं। घूमते फिरते आपकी कंडीशंस ऐसी कभी नहीं होंगी कि आप पीवी की पावर गामा इक्वल के को फॉलो कर पाए, ठीक है जी। एडियाबैटिक के अंदर क्या कह रहा हूं बच्चों की, एक कंटेनर के अंदर मैंने गैस ले लिया, इस गैस के जो है मैं पीवीटी की वैल्यूज चेंज कर रहा हूं। जब मैं बच्चों पीवीटी की वैल्यूज चेंज करूंगा तो वो वैल्यूज में इस तरीके से चेंज करने वाला हूं, बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, ठीक है। हाइपोथेटिकल है रियल लाइफ के लिए, हाइपोथेटिकल है लैब्स में बल्कि क्रिएट किया जा सकता है, रैप्स में कर सकते हैं, इतना भी हाइपोथेटिकल नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं बच्चों पीवीटी की वैल्यूज अगर मैं एक इक्वेशन को फॉलो करके चेंज करूं, पीवी की पावर गामा इक्वल के, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है। अगर मेरी पीवी की वैल्यू सारी की सारी इस वाली इक्वेशन को फॉलो कर रही है, तो वो टी की भी वैल्यूज उसके हिसाब से डिजाइन हो जाती है। पीवी को जो भी आप चेंज देते हो, पीवी इक्वल एनआरटी है, अकॉर्डिंगली आपका टी भी एडजस्ट हो रहा होता है। तो मैं सिर्फ पीवी की बात कर लेता हूं क्योंकि पीवी का नाम ड्रॉ करते हैं। तो पीवी की वैल्यू अगर आप किसी एक पर्टिकुलर तरीके से लेके चलेंगे तो पीवी की वैल्यूज के अंदर क्या होगा, मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो हो रहा होगा जब मैं पीवी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट ले लूंगा। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है बच्चों गैस हीट प्रोड्यूस नहीं करेगी, हीट प्रोड्यूस नहीं करेगी और हीट कंज्यूम भी नहीं करेगी। इस बात को ना देखते हुए कि ये किस कंटेनर में, अगर इसके बाहर मैं आग जला दूं, इसके बाहर मैंने आग जला दी है, दिस इज आग, अगर मैंने इसके बाहर आग जला दी तो भी ये हीट को कंज्यूम नहीं करेगा। ये स्टील का कंटेनर है, ये स्टील का कंटेनर है, तो भी ये हीट को कंज्यूम नहीं करेगा बाहर आग जलाने के बावजूद भी, क्योंकि इसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। या अगर इसके अंदर से कोई, ये स्टील का कंटेनर, इसके अंदर से भी बच्चों कोई हीट निकल के बाहर नहीं जाएगी। उसका रीजन ये नहीं है कि ये स्टील का कंटेनर, उसका रीजन ये है कि गैस ही कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ठीक है। गैस कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करी, ये बात हो गई है, ठीक है। चलिए मैं मान के चल रहा हूं सबको समझ आ गया, एक बार रिपीटेशन हो गया। इसके लिए क्या लिखेंगे, जैसे और बाकी चीजों के लिए लिख रहे थे डी टी इक्वल 0, डीवी इक्वल 0, इसके लिए लिख देते हैं बच्चों डी क्यू इक्वल 0। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डी क्यू इक्वल 0। क्यू क्या होता है, हीट होता है। जब हीट कैलकुलेशन सीखेंगे तब समझ लेंगे कि डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। डी क्यू इक्वल 0 आता है। अच्छा ठीक है मुस्कान, आपका जो इशू है ना बच्चे, आप मेरे को मेरे नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली इसके लिए रिस्पॉन्ड करने वाला हूँ। नंबर जो है मैं फिर से लिख देता हूँ, एक बार क्लास के स्टार्टिंग में लिखा था, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और आप मेरे को मैसेज कर दीजिए ये बात, मैं आपकी इस बात का सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक है जी। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैं आपकी इस चीज का सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। ये जो आपने लिखा है, जो भी अटेम्प्ट का इशू है, ये व्हाट्सएप पे हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात हो गई है। मुस्कान स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे नंबर का, या फिर लास्ट में दोबारा बता दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक प्रोसेस होता है बच्चों साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर कुछ नया नहीं है। मैंने आपको कहा कि आप 1 से 2 जाते हैं, 1 से 2 जाते तो आप क्या करते हैं, पीवी की वैल्यूज चेंज कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंगली आपकी पीवी इक्वल एनआरटी से टी की भी वैल्यूज चेंज हो रही होंगी, ठीक है जी। यानी कि सर पीवीटी तीनों चीजों की वैल्यूज चेंज होती है जब भी मैं कोई प्रोसेस चलाता हूं। अब मैं 1 स्टेट से चला बच्चों 2 पे पहुंचा, लेकिन
मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यू चेंज करनी बंद नहीं करी, मैं और चलता गया, पीवी की वैल्यू चेंज करता गया, मैंने कहाँ बंद करी, 1 पे ही वापस बंद की। यानी जिस स्टेट से मैं चला था, जिन पीवीटी की वैल्यू से मैं इनिशियली चला था, पीवीटी की वैल्यू से इनिशियली चला था, वहीं पे आके मैंने मेरा प्रोसेस खत्म किया। यानी मैंने क्या किया, पहले गैस का प्रेशर बढ़ाया, फिर उसको वापस घटाया होगा, या फिर पहले इसको घटाया, इस वाले केस के अंदर पहले प्रेशर घटा रखा है, फिर उसको वापस बढ़ाया और बढ़ा के कहीं पहुंचा दिया, जहां से मैं चला था, जितना इनिशियल मेरा प्रेशर था वहीं पे पहुंचा दिया। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, वॉल्यूम के साथ भी ऐसा ही कर रहा हूँ, और टेम्परेचर फिर अकॉर्डिंगली उतना ही हो जाएगा, क्योंकि पीवी को एनर्जी फॉलो होती रहती है। तो उस केस के अंदर क्या होगा बच्चों, मेरा साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। क्या करना है, प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यूज चेंज करनी शुरू करो, तब तक करते रहो जब तक वापस उसी पोजीशन पे ना पहुंच जाओ। स्टेट फंक्शंस आर ऑलवेज जीरो, स्टेट फंक्शंस विल बी जीरो फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ये बात हमें खुशबू ने बताई है। तो स्टेट फंक्शंस डेल एच डेल यू ये जो है इसके लिए जीरो हो जाएंगे। जिसको अभी डेल एच और डेल यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, डेल एच और डेल यू, डेल एच और डेल यू हमने अभी नहीं पढ़े हैं। आवाज तो भाई 3 दिन हो गए मुझे परेशान करते हैं। चलो, डेल एच और डेल यू जो है बच्चों, वो इसके अंदर जीरो होता है, एच और यू की वैल्यूज चेंज नहीं हो पाती है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। सारे के सारे स्टेट फंक्शंस इसके लिए जीरो होते हैं। तो जैसे वहां पे लिख रहे होते हैं डी टी इक्वल जीरो, डीवी इक्वल जीरो, डीपी इक्वल जीरो, डी क्यू इक्वल जीरो लिख लिया है, यहाँ पे लिखेंगे डेल एच और डेल यू इक्वल जीरो। ठीक है, कोई भी डी एच और डी यू इक्वल जीरो नहीं लिखेगा, गलत हो जाएगा। इस केस के अंदर डेल यानी ट्राइंगल यूज करना है। ठीक है जी, बिल्कुल। चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एनर्जी, एच और यू क्या होता है, बिल्कुल आ गया। यू तो देखो अभी पढ़ने वाला है, आज की क्लास में यू पढ़ देंगे, और एंथैल्पी बच्चों और आगे पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ेंगे, तो जब पढ़ लेंगे तब पता चल जाएगा। चलो ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। एच और यू आगे पढ़ने वाले हैं, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, यस और नो? नो, ठीक है, तो अभी चैट के ऊपर विराम। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, बस ठीक है, बस हो गया, मेरे को मिल गया, इंडिकेशन मिल गया, सबको समझ आ गया। चलिए ठीक है, चैट बॉक्स को साइड में रख के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है बच्चों, मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, ठीक है, जिनने ये कहानी सुन रखी है वो दोबारा सुन लेंगे। ठीक है, इस कहानी में क्या होने वाला है बच्चों, मेरे पास एक पिस्टन है। व्हाट इज अ पिस्टन, मान लीजिए आपके पास कोई भी सिलेंडर है, उसके ऊपर मैं इस अपने इस गिलास को सिलेंडर मान रहा हूँ, अगर ये दिख रहा है, तो अगर बच्चों इसके डायमीटर के जितना सेम टू सेम मैं एक शीट लगा दूं इसके ऊपर, सेम इसके डायमीटर जितने, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगा दूं, एक हैंडल लगा दूं, तो उस हैंडल से मैं शीट को अंदर पुश कर सकता हूँ और बाहर लेके आ सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा मेरा पिस्टन। पिस्टन क्या होता है, पिस्टन इज नथिंग बट अ शीट और एनी काइंड ऑफ मटेरियल जो इस सिलेंडर की वॉल्यूम चेंज कर सकता है। ठीक है जी, ये मेरी गैस हो गई, ठीक है, दिस इज माय सिलेंडर, और ये क्या है, मेरा पिस्टन है। पिस्टन जो है, पिस्टन मेरे मूवमेंट करके वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकता है। अगर पिस्टन यहाँ आ जाए मान लो, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। और अगर पिस्टन मेरा यहाँ आ जाए तो वॉल्यूम कहाँ तक हो जाएगी, यहाँ तक। यानी सर वॉल्यूम वेरी हो सकती है पिस्टन को ऊपर नीचे करके। सिस्टम की वॉल्यूम को वेरी कराने के लिए हम लोग पिस्टन यूज करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो बच्चों, सीधी सी बात है, आपका अगर ये फोन है, अगर ये फोन है और इस फोन को आप लोग फेंकना चाहते हैं, आप और आपका भाई दोनों फेंकना चाहते हैं, फोन की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो आप क्या करेंगे, इस फोन की तरफ ऐसे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इस फोन पे ऐसे फोर्स लगाएंगे। आपका भाई क्या करेगा, वो भी कह रहा है मुझे भी नहीं चाहिए, तो आपका भाई भी इस पे फोर्स लगाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। ये फोन किस तरफ जाएगा बच्चों, ये फोन उस तरफ जाएगा जो आदमी ज्यादा फोर्स लगा रहा हो। ये फिजिक्स की बात है, सिंपल बात है, जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगेगी उस तरफ चीज मूव करनी शुरू हो जाएगी। ऐसे बच्चों इस पिस्टन के ऊपर ना दो फोर्सेस लगती है, एक फोर्स होती है अपोजिंग फोर्स ओ एफ, और एक फोर्स होती है जो आप लगाते हैं ड्राइविंग फोर्स डी एफ। ठीक है, एक चीज होती है बच्चों डीडीओएम। डीडीओएम क्या है, मैं शॉर्ट में बोल देता हूं, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पिस्टन। ये एक हाइपोथेटिकल डायरेक्शन है, ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आप अपने पिस्टन को मूव कराना चाहते हैं। अगर मैं कह दूं कि मैं इस डायरेक्शन में, इसमें मैंने आपको शो किया है येलो से, इस डायरेक्शन में मैं अपने पिस्टन को मूव कराना चाहता हूं, तो मेरी डीडीओएम क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन। मैं अपने ड्राइविंग फोर्स हमेशा डीडीओएम में लगाता हूँ, ये डिजायर्ड डायरेक्शन होती है। अच्छा एक चीज रहेगी, डिजायर्ड रहेगा तब बनेगा डीडीओएम। ठीक है, डिजायर्ड रहेगा, डिजायर्ड डायरेक्शन होता है बच्चों जिस भी चीज में आपकी डिजायर है, जो भी चीज आप उसी चीज में, अगर कोई भी चीज है रियल लाइफ में भी,
आप है किसी चीज के बारे में डिजायर है तो आप उसी की डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाओगे, अपना हार्डवर्क लगाओगे। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे अगर मेरी डिजायर डायरेक्शन है मोशन की ये वाली नीचे की तरफ, तो मैं अपनी फोर्स कहाँ लगाऊंगा, नीचे की तरफ। मेरी ड्राइविंग फोर्स हो जाएगी जी नीचे की तरफ। अब मेरी गैस जो है बच्चों हमेशा अपनी वॉल्स के ऊपर एक फोर्स लगाती है, इस तरीके से लगाती है कि वो अपनी वॉल्यूम को एक्सपेंड करे। इसकी वॉल्यूम को एक्सपेंड करने के लिए ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, ये इन वॉल्स पे फोर्स लगा रही होती है, ठीक है। लेकिन ओएफ मैंने किसको बताया, सिर्फ पिस्टन वाली को, क्योंकि मुझे सिर्फ वही देखनी है, वही अपोज कर रही है, वही अपोज कर रही है। बाकी जो यहाँ पे ये वाली फोर्स लग रही है ये किसी चीज को अपोज नहीं कर रही है, ठीक है सर, ये किसी चीज को अपोज नहीं कर रही तो इसको अपोजिंग फोर्स नहीं कह रहे। गैस लगाएगी बच्चों अपोजिंग फोर्स, हम लगाएंगे ड्राइविंग फोर्स। पिस्टन किस तरफ जाएगा, जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगी। तो अगर बच्चों मैं लिख दूं डीएफ इज मोर देन ओएफ, तो उस केस में डीडीओएम इज अचीव्ड, डीडीओएम इज अचीव्ड। लेकिन अगर आप इतनी ताकत नहीं लगा पा रहे जिस साइड में आप जाना चाहते हैं तो पिस्टन दूसरी साइड चलेगा। अगर आपकी बच्चों ड्राइविंग फोर्स कम है, आप जाना तो नीचे की तरफ जाते हो लेकिन आप फोर्स उतनी लगा ही नहीं रहे हो, तो आपका पिस्टन ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, क्योंकि अपोजिंग फोर्स ज्यादा है। अपोजिंग फोर्स बच्चों अगर ज्यादा होगी ड्राइविंग फोर्स है तो उस केस के अंदर बच्चों, उस केस में डीडीओएम के अपोजिट हमारा पिस्टन चलेगा, डीडीओएम के अपोजिट पिस्टन चलेगा, ठीक है जी। यहां तक किसी बालक को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो मेरे को बता सकता है, चैट बॉक्स इज ऑन जस्ट फॉर 15 सेकेंड्स। अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स क्या होती है, पिस्टन के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग सकती है, अगर इसमें किसी को डाउट है तो, ठीक है। चलिए ओके, सबके रिप्लाईज मिल गए, मेरे को रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है। अब बच्चों ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आप जो है, आपने कहा कि आप ड्राइविंग फोर्स ज्यादा लगाओगे। आप अपने इस फोन के ऊपर जब अपने भाई की तरफ फेंक रहे हो तो आपने अपनी ड्राइविंग फोर्स जो है ज्यादा लगा दी, ये फोन उस तरफ जाना शुरू करेगा। लेकिन अगर आपने इससे ज्यादा फोर्स लगाई लेकिन उस फोर्स का जो डिफरेंस है दूसरी फोर्स से, अपोजिंग फोर्स से, वो डिफरेंस बहुत कम है। वो डिफरेंस कितना कम है मैं दिखाता हूँ, वो इतना कम है कि उसे आप पॉइंट्स में लिखते लिखते थक जाएंगे। अगर मेरा फोर्स का डिफरेंस ये है 0.0, उसके बाद इनफाइनाइट टाइम्स 0 एंड देन 1 और फिर न्यूटन। अगर मैं इतनी फोर्स के गैप से अपोजिंग फोर्स को काट रहा हूं, यानी कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं ड्राइविंग फोर्स का 2.000 फिर इनफाइनाइट टाइम्स 0 फिर 1 न्यूटन, और मेरी अपोजिंग फोर्स कितनी है 2 न्यूटन। मैंने क्या किया, मैंने देखा 2 न्यूटन जो है मेरी अपोजिंग फोर्स है, तो अगर मैं ड्राइविंग फोर्स लगा दूं 2.0000001 न्यूटन, तो क्या होगा, मेरा मोशन स्टार्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में मैं चाहता हूँ। मोशन तो स्टार्ट हो गया लेकिन वो मोशन कितना स्लो होगा, वो मोशन बहुत स्लो होगा। तो बच्चों इस केस के अंदर जब ड्राइविंग फोर्स जो है अपोजिंग फोर्स को काटती है लेकिन बहुत छोटे से गैप से काटती है, तो ये वाला केस कहलाएगा बच्चों। इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, दो केसेस लिख रहा हूं। डीएफ माइनस ओएफ का एक केस होता है बच्चों जब वैल्यू आएगी वेरी स्मॉल, ठीक है। आप ओएफ माइनस डीएफ भी लिख सकते हैं अगर आपने जस्ट थोड़ी सी कम फोर्स लगाई है अपोजिंग फोर्स से और आप अपने डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट चल रहे हैं। जब आपकी ड्राइविंग फोर्स कम होगी अपोजिंग फोर्स से तो आप अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। अब मान लीजिए आप अपोजिट में चल रहे हैं लेकिन जो आपका गैप है वो फिर से वेरी स्मॉल है, तो उन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में अगर मेरी वैल्यू आ रही है बहुत छोटी वेरी लेस, ठीक है, टेंडिंग जीरो वैल्यू आ रही मेरी इन दोनों चीजों के गैप की, तो बच्चों मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस, टेंडिंग जीरो क्या होता है, ये वाली जो वैल्यू है ना बच्चों ये टेंडिंग जीरो है, तो ये मेरा बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस ये होता है। अगर बच्चों मेरा डीएफ माइनस ओएफ जो है वो है फाइनाइट वैल्यू से 3 न्यूटन, 3 न्यूटन जो मैंने साइड में टेंडिंग जीरो वैल्यू लिखी है उससे कम से कम 15-20 लाख करोड़ गुना बड़ा है, क्योंकि इतने ज्यादा जीरोस मैंने इसके अंदर लगा रखे हैं। मैंने कोई काउंट ही नहीं है, इतने जीरोस लगा रखे, जब तक लगा सकते हो तब तक जीरो लगाओ, उसके बाद एक 1 लगेगा। तो बच्चे ये इससे कई 15-20 लाख करोड़ गुना बड़ी है, तो ये वैल्यू क्या है मेरी फाइनाइट वैल्यू। अगर बच्चों में फाइनाइट गैप से ड्राइविंग फोर्स जो है अपनी काट रहा हूं अपोजिंग फोर्स को, तो मेरा जो है प्रोसेस हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैंने फाइनाइट वैल्यू से इसको काटा है, सब बताएंगे यस और नो, समझ आया कि नहीं। हाँ जी, इरिवर्सिबल कौन सा होता है और रिवर्सिबल कौन सा होता है, सब तो समझ आया भाई, ठीक है।
ड्राइविंग फोर्स जो हम लगाएंगे, अपोजिंग फोर्स जो, डेफिनेशन तो अभी आएगी। डेफिनेशन जो है ऊपर काफी चीजें आएंगी देव, डेफिनेशन मैंने नहीं बोली अभी, मैंने सिर्फ आपको समझाया, डेफिनेशन मैंने बोली ही नहीं है, ठीक है। और डेफिनेशन शायद मैंने कहीं लिखी भी नहीं। डेफिनेशन तो क्या ही है, डेफिनेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस, इज अ प्रोसेस इन विच द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी लेस, वेरी स्मॉल। ये बोल देता हूं, मैंने खुद ही बना के एक डेफिनेशन बता दी, ये लिख दीजिए पेपर में, आपको नंबर मिल जाएंगे। क्या लिखा है, the driving force and if the driving force and opposing force have a very small difference, then the process is reversible process. If the difference between driving force and opposing force is very small, the process is reversible process. चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। गुरमीत ये पूरा रिपीट कर दे, ठीक है, जल्दी से सुन लो। मैं वैसे बोल के बता रहा हूँ, लिख के नहीं बता रहा। मैंने कहा है कि आप किसी भी चीज के ऊपर दो डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हो। एक डायरेक्शन कोई और आदमी लगा रहा होगा, एक डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं, तो आपकी जो चीज है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिसमें ज्यादा फोर्स आ रही है। अब जिसमें ज्यादा फोर्स आ रही है उस डायरेक्शन में मूव करेगा। ज्यादा फोर्स कितने गैप से आ रही है, ये बात डिपेंडेंट करती है कि आपका मोशन किस स्पीड से होगा। अगर बच्चों आपने अपने भाई से ज्यादा फोर्स लगाई इस फोन के ऊपर, तो आपका फोन उसकी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आपका भाई है। ये आपकी डिजायर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। आपसे दूर, आपसे दूर ये फोन मूव तो करेगा, लेकिन अगर आपने बहुत, ये फोन आपसे दूर जो है मूव तो करेगा। अच्छा, जब मेरी आवाज ना बच्चों गायब हो जाती है, बीच में कट जाती है, वही चीज मेरे को सुन जाती है, कट गई है बात, मैं रिपीट कर देता हूं, तो ये नहीं सोचना कि कुछ मिस हो गया, कुछ मिस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये फोन जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव तो करना शुरू करेगा बच्चे, आपसे दूर जो है मूव करना शुरू करेगा, लेकिन बहुत धीरे मूव करेगा अगर आपने अपनी जो फोर्स लगाई है वो आपकी अपोजिंग फोर्स को बहुत छोटे गैप से काट रही है। वो बहुत छोटा गैप क्या है, 0.0000001 न्यूटन। अगर आपने इतने से गैप से अपनी ज्यादा फोर्स लगाई है, तो आपका जो भी चीज है, जिस भी चीज के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो वो चीज बहुत धीरे मूव करेगी, ठीक है। ये वाला केस अगर आप पिस्टन के ऊपर लगाओगे, पिस्टन के ऊपर जब आप ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं, पिस्टन के ऊपर जब आप ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हो, वो फोर्स जो है बहुत कम गैप से इस चीज को काट रही है, यानी कि उसकी बहुत छोटी वैल्यू है। गणेश ने लिखा है नो फाइनाइट वैल्यू, बिल्कुल इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है कि आपने फोर्स कितनी लगाई, आपको ये पता है बस फोर्स थोड़ी सी ज्यादा लगाई है। कितनी ज्यादा लगाई है, इतना छोटा सा नंबर है कि उसे क्या ही लिखेंगे। तो बच्चों उस केस के अंदर मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा होगा। अगर मैं अच्छे खासे गैप से अपनी अपोजिंग फोर्स को काटूंगा, से 3 न्यूटन, अगर मैं 3 न्यूटन की फोर्स से अपने अपोजिंग फोर्स को काट रहा हूं, मेरा अपोजिंग फोर्स 2 न्यूटन है, मैं लगा रहा हूं 5 न्यूटन, मैं लगा रहा हूं 5 न्यूटन, मेरा अपोजिंग फोर्स था 2 न्यूटन, मैंने लगाया 5 न्यूटन, तो उस केस के अंदर क्या होगा बच्चों, मेरा जो डिफरेंस आएगा 3 न्यूटन और ये फाइनाइट वैल्यू होगी, तब मेरा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा होगा। बताएंगे गुरमीत जी, समझ में आया? रिवर्सिबल कब होगा, जब हमारा गैप बहुत छोटा होगा। इरिवर्सिबल कब होगा, जब हमारा गैप बहुत ज्यादा होगा। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, रिवर्सिबल के बारे में कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, ये फर्जी प्रोसेस है, ये प्रोसेस है फर्जी। फर्जी का मतलब ऐसा कोई प्रोसेस बच्चों रियल लाइफ में नहीं हो रहा होता है। दिस इज आइडियल प्रोसेस, दिस इज बुकिश, दिस इज बुकिश, ओके, दिस प्रोसेस इज बुकिश। आइडियल प्रोसेस नहीं है ये, सॉरी आइडियल प्रोसेस है, रियल नहीं है। दिस इज बुकिश प्रोसेस, दिस इज बुकिश प्रोसेस एंड इट इज नॉट हैपनिंग इन रियल लाइफ, नॉट हैपनिंग इन रियल लाइफ, नॉट हैपनिंग इन रियल लाइफ। ऐसा दुनिया में नहीं हो रहा होता है। उसका रीजन क्या है बच्चों, आप कभी भी 2.0000 उसके बाद 1 न्यूटन इतनी प्रिसाइज, यानी इतनी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फोर्स लगा ही नहीं सकते। आप अगर फोर्स एक्स्ट्रा लगाने जा रहे हो तो पता चलेगा आपने 2.005 न्यूटन तक का आप इतनी प्रिसीजन आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, इतनी प्रिसीजन आप निकाल सकते हैं, लेकिन कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो, देव मैं लिख दूंगा साइड में डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो इतना एग्जैक्ट लेवल का फोर्स लगा सके, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है पॉसिबल, ठीक है। आइडियल जो है ये प्रोसेस होता है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरा लिखा बच्चों, टेक्स इनफाइनाइट टाइम। टेक्स इनफाइनाइट टाइम के लिए पहले तो मैं बता ही चुका कि नेट फोर्स बहुत कम है इसके ऊपर, इसलिए धीरे चलेगा। उसके बाद बच्चों क्या हो रहा होता है, मैंने एक बात कही है, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आपका जो फोर्सेस का डिफरेंस है वो हमेशा रहेगा बहुत छोटा, ठीक है जी। तो अगर मैं कहूं बच्चों, इसका अपोजिंग फोर्स गैस लगा रही थी P1, P1 इंटू ए लगा रही है। अब मैं प्रेशर से बात करूंगा,
फोर्स और प्रेशर एक ही बात है, प्रेशर के अंदर एरिया का मल्टीप्लाई कर दो आपको फोर्स मिल जाएगी। तो अगर मैं कहूं बच्चों इसको अपोजिंग जो मिल रहा है वो अपोजिंग प्रेशर है P1, तो मैं क्या करूंगा P1 प्लस डीपी, P1 प्लस डीपी में प्रेशर लगाऊंगा। इससे क्या होगा, मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने डीपी गैप का प्रेशर लगाया। इस प्रेशर से क्या होगा, ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। ये जैसे ही नीचे की तरफ मूव करेगा बच्चों, भले ही ये बहुत कम मूव करे, बहुत धीरे मूव करे, लेकिन वॉल्यूम तो घटेगी, वॉल्यूम तो घटी, चाहे वो बहुत कम घटी। तो उस केस के अंदर बच्चों नया प्रेशर बन जाएगा P2। जैसे ही वॉल्यूम चेंज होगी मेरा प्रेशर चेंज हो जाएगा, और जैसे मेरा प्रेशर चेंज हुआ अब मुझे भी मेरी फोर्स चेंज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, P2 प्लस डीपी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी फोर्स हमेशा डीपी गैप से ज्यादा आ रही हो, डीपी इंटू ए गैप से ज्यादा आ रही हो। ठीक है, तो मेरे को इस स्टेप के ऊपर जस्ट dt टाइम के बाद, ये स्टेप कितनी देर बाद आ रहा है, बहुत कम टाइम के बाद। आपने थोड़ा सा पिस्टन मूव किया तभी ये वाली चीज हो गई, प्रेशर बदल गया। अब आपको भी अपना प्रेशर बदलना पड़ेगा। ये हुई फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज हुई। ऐसे ही बच्चों आप ऐसी इनफाइनाइट स्टेजेस से गुजरेंगे, हर बार आपको प्रेशर एडजस्ट करना पड़ेगा। P3 प्लस डीपी करोगे, फिर इसका प्रेशर P4 हो जाएगा तो P4 प्लस डीपी करोगे। ठीक है, हर बार जो है आप इस प्रेशर को बदलते जाओगे। बच्चों ऐसे अगर इनफाइनाइट टाइम्स करोगे तो इसका मतलब आपका टाइम भी इनफाइनाइट लगेगा, आपका टाइम इनफाइनाइट लगेगा। आपको पिस्टन जो है 10 सेंटीमीटर मूव कराना है, 10 सेंटीमीटर मूव कराने के लिए बच्चों आप इनफाइनाइट टाइम्स अपना प्रेशर चेंज कर रहे हो, उसके अंदर टाइम लगेगा। तो दिस प्रोसेस टेक्स इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, ये इनफाइनाइट टाइम लेगा। उसके बाद बच्चों एक चीज होती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम TDE। ठीक है, TDE, TDE के अंदर बच्चों तीन चीजें होती हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी बच्चों, मैं कह रहा हूं कि केमिकल और थर्मल तो आप मान लो कि मेंटेन्ड होंगे इस सिस्टम के लिए, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। फिजिकल इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि यही जो है हमें समझना है। इसके अलावा ये दोनों के दोनों मेंटेन्ड होते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, फिजिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जब आपका कोई सिस्टम है, फिजिकल इक्विलिब्रियम बता रहा हूं, आवाज कट रही है। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम कब होगा बच्चों, जब एफ नेट, इसके ऊपर कितनी भी फोर्सेस लग रही हैं किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन नेट फोर्स जो हम निकालते हैं सारी की सारी फोर्सेस का वेक्टर समेशन करके, तो बच्चों एफ नेट जो है अगर मेरा 0 आ जाए तो मेरा फिजिकल इक्विलिब्रियम एक सिस्टम का होगा। अब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस की जो अजम्पशन है या स्टेटमेंट है वो कहता है कि हमारा जो सिस्टम है हर पॉइंट पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। यानी कि ये कह रहा है कि P1 प्लस डीपी जो फोर्स है ना, P1 प्लस डीपी इंटू ए, इस प्रेशर की वजह से एक फोर्स आ रही है और अंदर वाले प्रेशर की वजह से भी एक फोर्स आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। ये कहता है कि ये फोर्सेज ना ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर होने की वजह से इसका एफ नेट जो है मैं 0 मान लूंगा। एफ नेट 0 मानते मेरा फिजिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम होते ही मेरा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम मेरा पहले से मेंटेन्ड है। यानी बच्चों तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम मेरे सेटिस्फाइड हो जाएंगे अगर मैं कह दूं कि P1 और P1 प्लस डीपी एक ही बात है, ऑलमोस्ट बराबर है, तो मैं इसका एफ नेट 0 बोल सकता हूँ, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल सकता हूँ। यदि लॉजिक आएगा, फिजिकल रिपीट कर, फिजिकल के अंदर कुछ भी नहीं बच्चे, कोई भी चीज फिजिकल इक्विलिब्रियम में अपने सराउंडिंग्स के साथ तब होगी जब उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 होगी। एफ नेट, एफ नेट जो होता है नेट फोर्स, सारी की सारी फोर्स, यदि F1 है ये F2 है, से इसके ऊपर इस डायरेक्शन में F3 भी लग रहा है, इस डायरेक्शन में F4 लग रहा होगा, तो F1 F2 के बराबर होगा, F3 F4 के बराबर होगा। इससे जो इसके ऊपर नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेस अगर बराबर हो जाएंगी तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर मेरा नेट फोर्स 0 है तो फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा। जैसे ही फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम पहले से मान रखा है, ओवरऑल थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस जो है बच्चों मेरा, उसको मैं इक्विलिब्रियम में रखना चाहता हूं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि पिस्टन के ऊपर नेट फोर्स 0 है। अगर पिस्टन के ऊपर बच्चों में नेट फोर्स 0 बता रहा हूं तो लॉजिक ये कहेगा ये तो फ्रॉड है। लॉजिक कहेगा, लॉजिक कहेगा कि जी ये बात तो फ्रॉड है, प्रेशर तो कैसे सेम हो सकता है, प्रेशर तो अलग अलग है, प्रेशर तो एक P1 एक P1 प्लस डीपी है। लेकिन बच्चों जैसा कि मैंने कहा आइडियल प्रोसेस जो बोल रहा है आंख बंद करके मान लो, तो ऐसा कहता है रिवर्सिबल प्रोसेस हर स्टेज के ऊपर। हर स्टेज का मतलब ये आपकी फर्स्ट स्टेज थी जिसमें P1 प्लस डीपी प्रेशर था, यहाँ पे P2 प्लस डीपी है, इसके अंदर P3 और P3 प्लस डीपी है। यानी हर स्टेज के ऊपर मेरा जो प्रेशर की वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट सेम मान के मैं उन्हें
कह रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप है। थर्ड स्टेप के अंदर यही कह रहा है कि जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये मैनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से गुजरेगा और तब जाके पूरा होगा। हर स्टेज के ऊपर बच्चों टीडी है, इसलिए ये बात कही गई है। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट है बच्चों मेरा, फोर्थ जो पॉइंट है उसमें कह रहे हैं कि इनफाइनाइटली स्लोली है। इनफाइनाइटली स्लोली ये चीज हमारी होएगी। क्या चीज होएगी इनफाइनाइटली स्लोली? रिवर्सिबल प्रोसेस। इनफाइनाइटली स्लो क्यों होएगा? इसलिए होएगा क्योंकि आपकी नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स ऑलमोस्ट जीरो है, टेंडिंग जीरो है। ठीक है, अगर वो फोर्स इतनी जीरो है तो वो मूवमेंट क्या बहुत धीरे कराएगा। अगर फोर्स ही बहुत कम है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है मालती, मैंने ये कहा है कि हमारा जो प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस वो हमेशा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। वो तब आएगा जब किसी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जो है बराबर हो और सारी डायरेक्शंस के अंदर बराबर हो, ओवरऑल नेट फोर्स हमारा जो है जीरो आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मानना है तो हम ऊपर वाली फोर्स को और नीचे वाली फोर्स को बराबर मानेंगे और कह देंगे कि ये दोनों फोर्सेस बराबर है, भले ही ये दोनों फोर्सेस अलग है। आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये फोर्सेस अलग है, P1 प्लस dp और P1 अलग अलग है, लेकिन हम मान लेंगे कि ये दोनों के दोनों बराबर है और कह देंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप है। ठीक है जी, इसलिए हम मान लेंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप है। हर स्टेज के ऊपर बच्चों ये जो इक्विलिब्रियम है हम देखेंगे, हर स्टेप के ऊपर ये इक्विलिब्रियम हमें देखना पड़ेगा। P2 और P2 प्लस dp हम बराबर मान लेंगे, कह देंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इस स्टेज के ऊपर भी। P3 वाले केस में भी यही बोल देंगे। तो ऐसा जब हम बार बार बोल देंगे तो इनफाइनाइट बार थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आ रहा होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। ठीक है जी, ये थर्ड पॉइंट है। चौथे पॉइंट के अंदर कह रहा है बहुत ही स्लो होगा। उसका रीजन क्या है कि नेट फोर्स बहुत छोटा है, टेंडिंग जीरो है, तो वो मूवमेंट जो कराएगा बहुत धीरे कराएगा, बहुत कम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा हमारे पिस्टन के अंदर। उसके बाद कह रहा है थ्रू अ सीरीज ऑफ पीडीज, ये बात मैंने बोली थी कि इनफाइनाइट सीरीज होगी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम्स की, उसके थ्रू ही हमारा प्रोसेस रन आउट होता है। ठीक है जी, 4 पॉइंट हो गए। ओनली ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस प्रेशर इज डिफाइंड एट एवरी स्टेज। ये जो बात है बच्चों, इसको इरिवर्सिबल से कंपेयर करके देखेंगे तब ये समझ में आएगी। बच्चों इरिवर्सिबल जब हमारा प्रोसेस होता है तब उसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, एक तो उसका ग्राफ नहीं बन सकता। उसका ग्राफ क्यों नहीं बन सकता? हम जो है मान लीजिए मैं अपने पिस्टन के ऊपर मूव कर रहा हूं, ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं पी एक्सटर्नल और वॉल्यूम ऑफ गैस का। ठीक है, पी इंटरनल यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ मैं प्रेशर का ग्राफ बनाऊं और प्रेशर क्या हो गैस का इंटरनल, तो वो ग्राफ मैं नहीं बना पाता, मैं सिर्फ एक्सटर्नल बना पाता हूं। ठीक है जी, एक्सटर्नल ग्राफ बना पाता हूं, मुझे ये पता है मैंने क्या प्रेशर लगाया। इंटरनल क्यों नहीं बना पा रहा? इंटरनल क्यों नहीं बना पा रहा हूं बच्चों मैं, मेरी भी वॉइस यार हर बार कट जाती। ठीक है, इंटरनल जो है मैं इसलिए ग्राफ नहीं बना पा रहा हूं बच्चों कि मैं अगर मेरे पिस्टन को मूव कर रहा हूं 3 न्यूटन की फोर्स है, तो उससे क्या होगा, मेरा पिस्टन बहुत तेज ऊपर आएगा। जब बहुत तेज ऊपर आएगा बच्चों तो मेरे जो अंदर के प्रेशर है गैस के, वो बहुत रैपिडली चेंज होते हैं, मैं उनको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता कि वो कैसे चेंज हुए। तो मैं उसको वॉल्यूम के साथ ग्राफ नहीं बना पाता हूं, मुझे कोई आइडिया नहीं होता कि अंदर की जो प्रेशर है वो कैसे चेंज हुआ, किस पाथ से चेंज हुआ, कैसे कैसे उसका प्रेशर रहा है बीच में। मुझे सिर्फ ये पता होता है कि शुरू में इतना था, फिर मैंने एक झटका मार के इसको खींचा, इसका प्रेशर बदल के इतना आ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 1 सेकंड के लिए रुकूंगा, फिर से एक नया प्रेशर लगाऊंगा और इस पिस्टन को ऊपर मूव कर दूंगा। उस केस में क्या हो रहा होगा, ये अगर मेरा पी एक्सटर्नल दिखा रहा हूं, पहले मैंने P1 फोर्स से इस पिस्टन को खींचा और मैंने खींचा जब इसकी वॉल्यूम से V1 से V2 हो गई। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा प्रेशर चेंज किया, थोड़ा सा मैं रुका और थोड़ा सा रुक के मैंने मेरा प्रेशर चेंज किया, P2 रख लिया। अब की बार P2 प्रेशर रखा, फिर मैंने V3 तक मेरा एक्सपेंशन किया। ठीक है जी, यहाँ पे V3 तक एक्सपेंशन किया, उसके बाद मैं फिर से प्रेशर वेरी कर सकता हूँ और ऐसे चलता रहूंगा। तो इस केस के अंदर क्या है बच्चों, मेरा प्रेशर डिफाइंड नहीं है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस इतना स्लो होता है कि उसका हर प्रेशर, हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर डिफाइंड होता है। वही प्रेशर देख के मैं अपने प्रेशर की एक्सटर्नल की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, जो इंटरनल है उससे डीपी बढ़ा के। हर पॉइंट के ऊपर मैंने P1 P2 P3 ये क्या है डिफाइंड प्रेशर्स है, मैं इसका कर्व बना सकता हूं। इसका कर्व बनेगा मस्त P इंटरनल और वॉल्यूम का। ठीक है, तो रिवर्सिबल के अंदर मैं अपना ग्राफ बना सकता हूं, मेरा प्रेशर डिफाइंड होता है, इरिवर्सिबल के अंदर प्रेशर डिफाइंड नहीं होता। ये बात हो गई। छठा पॉइंट जो है बच्चों, ड्राइविंग फोर्स जो है अपोजिंग फोर्स से इनफाइनेटिमली ग्रेटर होती है, यानी कि बहुत छोटे से गैप से अपोजिंग फोर्स को काट रहा होता है। ये बात करते हुए बहुत देर हो चुकी है हमें बच्चों। डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। डायरेक्शन रिवर्स में क्या करना है, आप अपोजिंग फोर्स को बड़ा ले लीजिए ड्राइविंग फोर्स से, और कितने गैप से बड़ा लेंगे आप इसको, डीपी गैप से। यानी इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, आपने देखा आपका प्रेशर था P2, ठीक है, और आप क्या कर देंगे, इसको ले लेंगे
P2 माइनस डीपी। जो आपका ड्राइविंग फोर्स है उसे आप P2 माइनस डीपी ले लें अगर, तो उसके अंदर क्या होगा बच्चों, अब आपका प्रोसेस वापस जाना शुरू हो जाएगा। आपने क्या किया, पिस्टन की मूवमेंट अपोजिट कर दी है, आपने फोर्स जो है थोड़ा सा अपना कम किया, अपोजिंग फोर्स से कम फोर्स ले लिया, गैप अभी भी थोड़ा सा ही है, गैप अभी भी डीपी है, P2 और P2 माइनस डीपी के अंदर भी गैप डीपी का ही है। तो इस केस के अंदर बच्चों आपका जो है पिस्टन वापस उल्टी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगा। जब आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर से आपको हर पॉइंट का जो है प्रेशर पता था, जब आप आए उस टाइम में आपको सारा प्रेशर पता था, आपके पास कर्व है, आप एग्जैक्टली वही कर्व दोबारा ट्रेस कर सकते हो, आपको पता है कि आपको किस प्रेशर पे जाना है और किस वॉल्यूम पे जाना है, क्योंकि आते टाइम आपने सारी की सारी नोट कर ली थी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है बच्चों, मैं थोड़ी सी फोर्स चेंज करूंगा और मैं वापिस डायरेक्शन में जाना शुरू कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट जैसे उसका प्रेशर जो भी चेंज हुआ, नेक्स्ट स्टेज के ऊपर देखूंगा, मुझे पता भी है कि कितना प्रेशर है, फिर से उस प्रेशर को एडजस्ट करूंगा, अपना एक्सटर्नल लगाऊंगा और फिर से वापस डायरेक्शन में बढ़ता जाऊंगा, बढ़ते बढ़ते फिर से टाइम बाद मैं वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ सकता हूँ। सिस्टम जो है इनिशियल स्टेट में रिस्टोर हो सकता है। ठीक है जी, सेम पाथ से वापस आ सकता है। अब तो ये समझ लीजिए इनिशियल स्टेट में रिस्टोर होने का मतलब, हाँ इनिशियल स्टेट में आने का मतलब सिर्फ पीवीटी सेम हो जाना नहीं है, इसकी एनर्जी डेल यू वगैरह भी जीरो होने चाहिए। ठीक है, और वर्क डन वगैरह भी जीरो होने चाहिए। तो ये बात जो है बच्चों, अगर ऐसा होएगा तो उस केस के अंदर मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जो कि रिवर्स हो सकता है, एज इट इज वापिस आ सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। 8वां पॉइंट भी यही बात कह रहा है, ये दोनों मिला के जो बात कह रहा है वो मैंने आपको बता दिया। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या समझ में आ गया बच्चों, क्या क्या होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, कैसे रिवर्स हो सकता है, कैसे आगे जा सकता है। हाँ जी, किसी को डाउट है इस बात में कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा होता है। ओके ठीक है जी, वैसे तो कई बच्चों ने कहानी दोबारा सुन ली होगी, लेकिन कोई बात नहीं। अब चलते हैं जी इरिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर। इरिवर्सिबल में क्या होगा बच्चों, रियल लाइफ प्रोसेस है, इट इज अ रियल प्रोसेस। इरिवर्सिबल जो है, रियल प्रोसेस होते हैं, दुनिया के सारे प्रोसेस जो है रियल है। टेक्स फाइनाइट टाइम, गिनती का टाइम लेता है। ड्राइविंग फोर्स जो है सब्सटेंशियली ग्रेटर होती है, यानी कंसिडरेबली अमाउंट से ग्रेटर होती है। जैसे कि मैंने कहा 3 न्यूटन का गैप हो सकता है, 30 का हो सकता है, 300 का हो सकता है। क्या सर 300 का ही हो सकता है? नहीं, कुछ भी हो सकता है यार, एक हो सकता है, दो हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कंसिडरेबल अमाउंट होता है, फाइनाइट अमाउंट होता है। ये ठीक ठाक अमाउंट से बड़ा होता है अपोजिट फोर्स से। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है इसमें गिनती की बार आता है। कब कब आता है? जब आपने प्रेशर चेंज करके एक बार रुके, सॉरी वॉल्यूम चेंज करके एक बार रुके, और अब आप अपना प्रेशर चेंज करेंगे, तो जब आप यहाँ पे रुके तब उस टाइम पे टीडीई आया होगा। ठीक है, उस टाइम पे टीडीई आता है। तो ऐसे करके जब जब आप प्रेशर चेंज करने के लिए रुकते हैं, तब तब जो है आपका टीडीई आ रहा होता है, यहाँ पे टीडीई आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इन पॉइंट्स के ऊपर टीडी आता है। तो गिनती के टाइम्स पे फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के ऊपर आपका टीडी आता है। फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेजेस आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, इसके अंदर फाइनाइट टाइम आता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर इनफाइनाइट टाइम्स आता है। फिफ्थ कह रहा है प्रोसेस गोज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इन फाइनाइट स्टेप्स। गिनती के स्टेप्स में फाइनल स्टेप पे पहुंच जाएगा। वन पॉइंट से चला था, इसको अगर मैं 1 पॉइंट कह रहा हूँ, 2 पॉइंट अगर मेरा ये है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप पहुंच गया। 5 स्टेप में फाइनल जगह पे पहुंच चुका है। यानी सर फाइनल में जाने में बहुत कम स्टेप्स लेता है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। जी हाँ, तो बच्चों इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या हो गया, फाइनल स्टेप पे जाने में बहुत कम स्टेप्स लगते हैं, गिनती के स्टेप्स लगते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। इरिवर्सिबल के अंदर काउंट कर सकते हैं, रिवर्सिबल के अंदर नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट स्टेट्स होते हैं। हर बार एक बार हम देखते हैं प्रेशर कितना करना है, फिर प्रेशर चेंज करते हैं, ऐसे कर करके चल रहे होते हैं। तो इनफाइनाइट स्टेजेस होते हैं, उसके अंदर जो हम स्टेप्स को काउंट नहीं कर सकते, इसके अंदर कर सकते हैं। रिवर्सल ऑफ ड्राइविंग फोर्स डज नॉट रिस्टोर द सिस्टम। बच्चों अगर आप ड्राइविंग फोर्स की जो है डायरेक्शन बदल दोगे, या फिर अपोजिंग फोर्स को ज्यादा करके नेट फोर्स की डायरेक्शन बदल दोगे, तो उस केस के अंदर बच्चों आप अपना पाथ जो है वापस रिट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके प्रेशर्स इतने रैपिडली चेंज हुए थे, आपके पास पी इंटरनल और वॉल्यूम ऑफ गैस का कर्व ही नहीं है, आपको पता ही नहीं किस पाथ पे वापस जाना है, तो आप इस पाथ को वापस ट्रेस बैक नहीं कर पाते हो। ठीक है, इरिवर्सिबल के अंदर हम वापस नहीं जा सकते। द नेम इटसेल्फ सेज ये रिवर्स नहीं हो सकता, तो सिस्टम कभी भी इनिशियल स्टेट में वापस नहीं जा पाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। नेचर के सारे प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होते हैं, पीवी डायग्राम हम लोग नहीं बना पाते, ये बात भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि प्रेशर्स बहुत रैपिडली चेंज हो रहे होते हैं, हमें दिखते ही नहीं है। ठीक है, कोई डाउट कोई शंका बच्चों इरिवर्सिबल प्रोसेस में? जितने जितना टाइम लेता है रिवर्सिबल, उतनी ही जल्दी हो जाता है इरिवर्सिबल, क्योंकि बात इसकी सारी वहीं पे हो जाती है। प्रीतो जी, ये बात के लिए भी आप मेरे को डीएम करेंगे फोन पे, ठीक है?
ये सारी चीजें आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देंगे, नंबर का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो ठीक है, वरना लास्ट में फिर से बता दूंगा। आप लोग मेरे को मैसेज कर देंगे जो ऐसी पर्सनल दिक्कतें हैं कि सर बैच गलत ले लिया है, ये सब चीजें, उनके लिए आप मेरे को पर्सनल मैसेज करें, मैं आगे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये बात तो जो है मुझे अपने टीम से डिस्कस करनी पड़ेगी, सीनियर से बात करनी पड़ेगी, लेकिन वो कुछ सोल्यूशन बताएंगे, देखते हैं। ठीक है जी, ओके। ये कर्व दिखा रखा है बच्चे, इस कर्व में क्या कह रखा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है, सिंगल स्टेज एक्सपेंशन हुआ, एक बार प्रेशर जो था P1 से P1 से P2 कर लिया है, देख थोड़ा कम रहा है, P1 से P2 कर लिया इस प्रेशर को एक स्टेप में, सिंगल स्टेप एक्सपेंशन। ठीक है जी। रिवर्सिबल में क्या हो रहा है, रिवर्सिबल के अंदर एक स्टेप लगा, उसके अंदर P1 से P1 डैश हुआ है, दिखेगा कि पिस्टन तो हिला ही नहीं, इसको भी एक स्टेप काउंट किया जा रहा है। ऐसे ही इनफाइनाइट स्टेप्स चलते हैं, उसके बाद क्या होता है, मेरा एक्सपेंशन दिखता है, उसके बाद दिखेगा कि हाँ इतना एक्सपेंशन हो गया। तो रिवर्सिबल के अंदर इनफाइनाइट स्टेप्स चल रहे होते हैं, इरिवर्सिबल के अंदर एक स्टेप में या 2-3 स्टेप के अंदर हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। नीचे वाला कर्व जो है बच्चों, ये वाला कर्व है पी एक्सटर्नल का, एक्चुअली विद वॉल्यूम। आप ये मत सोचना कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए प्रेशर दिखा रखा है सर, इसका तो ग्राफ बनता है, आप गलत बता रहे। ये पी एक्सटर्नल का, पी एक्सटर्नल वर्सेस वॉल्यूम का कर्व बनता है, पी इंटरनल का नहीं बनता है। पी इंटरनल मतलब गैस का जो प्रेशर है वो इतनी तेज रैपिडली चेंज होता है, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ये कर्व दिखा रखा है कि रिवर्सिबल जो है धीरे धीरे ऐसे करके आ रहा होता है, और इरिवर्सिबल एक ही प्रेशर के अंदर सारा का सारा अपना एक्सपेंशन करा लेता है। रिवर्सिबल के अंदर धीरे धीरे हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर बदलता है और फिर वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा होता है। V1 से V2 गए रिवर्सिबल में, तो धीरे धीरे प्रेशर चेंज हुए, यहाँ पे P2 एक गिवन प्रेशर लगाया, सीधे के सीधे एक्सपेंशन कर दिया, काम खत्म एक स्टेप में। ठीक है जी, ये बात खत्म। ठीक है, ये बच्चों कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही फर्जी फर्जी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बनाया है, मैं हमेशा फर्जी क्वेश्चन ही बनाता हूँ, पेपर में मुश्किल दे देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि फर्जी है, सबसे फर्जी इसके अंदर लिख रखा है, मैटर जो है अगर हमारे सराउंडिंग से कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है और एनर्जी का भी नहीं हो रहा है, वर्क और एनर्जी का, तो हमारा कौन सा सिस्टम होगा। सी आंसर होता है बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। 5 तरीके के क्वेश्चन है, सॉरी सिस्टम 3 तरीके के होते हैं। तो 3 तरीके के सिस्टम पढ़े थे, क्लोज, आइसोलेटेड और ओपन सिस्टम। ये 3 तरीके के सिस्टम पढ़े थे, उनके अंदर से आइसोलेटेड वाला जो होता है ये है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको एडियाबैटिक और आइसोथर्मल भी लिख रखा है, ये लोग सिस्टम नहीं होते, ये लोग सिस्टम नहीं होते, ये लोग प्रोसेस होते हैं। ठीक है जी, आपका आंसर हो जाएगा सी। बाकी क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो बता देना। 5वें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हीट और टेम्परेचर को आप जानते हैं अभी के लिए, तो आप इन्हीं को बता पाएंगे कि ये लोग स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है। बाकी के जो लोग हैं उनको आप ढंग से अभी जानते नहीं, तो उनको नहीं बता पाएंगे। वर्क को भी जानते हैं, वर्क को एग्जाम्पल में बता देते कि ये भी जो है पाथ फंक्शन होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पता है। फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी का भी नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास कितने टाइम तक चली करें, 6:45 में मान के चल रहा हूँ बच्चे, आधे घंटे के अंदर हीट और हीट कैपेसिटी और वर्क डन निपटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जल्दी जल्दी उड़ाते हैं, क्योंकि अब भी मैंने ना बहुत, अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे भाई, अब कोई ना रिपीट करने के लिए मत बोलना, वरना क्लास 7:30 तक खिंच जाएगी। मुझे एक्स्ट्रा क्लास का भी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी। तो अब सब लोग ध्यान से सुने, कोशिश करेंगे एक बार में चीजें समझ में आए। इंटरनल एनर्जी बच्चों इनहेरेंट एनर्जी होती है। हम लोग सब लोग एटम से बने, एटम से जो है मॉलिक्यूल बने होंगे, मॉलिक्यूल से हम बने। तो जब भी हमारे एटम से मॉलिक्यूल बना, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, कहीं से एटम आए होंगे, वो एटम अपने साथ एनर्जी लेके आते हैं। हर चीज जब भी फॉर्म होती है वो कोई एनर्जी लेके आती है अपने पेरेंट साइड से, पेरेंट प्लेस से। जो भी कोई एनर्जी आती है बच्चों, वो इंटरनल एनर्जी होती है। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अलग अलग फॉर्म्स के अंदर स्टोर्ड है। कुछ ऐसी फॉर्म्स है जिनको हम बच्चे 6:45 का मैं आइडिया मान रहा हूँ, आधा घंटा और नीलम, उसके अंदर मैकेनिकल वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे नहीं ले पा रहे हैं या कोई काम है, कोई दिक्कत नहीं, इसका कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट में इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप मतलब अगर नहीं ले पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग में सुन लेना। ठीक है, ओके ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है बच्चों, इंटरनल एनर्जी जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे आसपास की हर चीज के अंदर कई फॉर्म्स में बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है। वो कई फॉर्म्स में जो एनर्जी स्टोर्ड है, उनके अंदर से कुछ फॉर्म्स को हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होगी। ठीक है, कुछ को हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी में होगी। कुछ ऐसी फॉर्म्स होती है जिनका हमें पता ही नहीं है, क्योंकि साइंस इज इन ऑलवेज रिसर्च फेज। तो हमें जिन जिन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का पता है, उस फॉर्म में तो एनर्जी होती है। उसके अलावा भी कई ऐसी फॉर्म्स हो सकती है जिनका हमें पता ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं होगा कि उनके अंदर कितनी एनर्जी है। मुद्दे की बात ये होती है बच्चों, इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमारे शरीर में या किसी भी चीज के अंदर बहुत सारी इंटरनल एनर्जी होती है, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अलग अलग फॉर्म्स में होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है, जिस भी चीज से बच्चों बने होते हैं वहां से वो लोग एनर्जी अपनी लेके आते हैं, वही एनर्जी उनकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। ठीक है,
सर कैलकुलेट नहीं कर सकते तो पढ़ क्यों रहे हैं? बच्चों ये तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल डेल यू, इसको बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर मान लो इंटरनल एनर्जी U1 थी। प्लेलिस्ट बच्चों आपके ग्रुप के ऊपर लिंक पहुंच जाएगा, मैं आज आपको लिंक अभी क्लास के बाद ना मेरा लिंक चिपका दूंगा, पूरे नोट्स जब भेजूंगा तभी लिंक में चिपका दूंगा, और वो लिंक के अंदर आप यूट्यूब प्लेलिस्ट खोल सकते हो। हालांकि उसके अंदर ये क्लास का जो लिंक है, ये वीडियो जो है वो अपलोड होने में 1 दिन का लगभग टाइम लग जाता है, तो तब मिलेगी। ग्रुप डिस्कशन के अंदर कुछ बच्चों का जो है कुछ ग्रुप्स के अंदर नवनीत मैम का मिलेगा प्लेलिस्ट, तो इसलिए मैं अपनी प्लेलिस्ट सब ग्रुप में भेज दूंगा। आज मैं आप लोगों के ग्रुप्स के अंदर एडमिन बन गया हूँ, तो मैं चीजें भेज सकता हूँ, तो मैं वहां पे भेज दूंगा। ठीक है जी, बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं सर? बच्चों अगर कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम की मैं कह रहा हूँ इंटरनल एनर्जी कितनी है? U1 इंटरनल एनर्जी है शुरू में। ठीक है, मैंने कहा कि इसके अंदर से कुछ हीट बाहर आई, हीट को जो है मेरे पास डिवाइसेज है उससे मैं मेजर कर सकता हूँ। अगर मेरे को ये पता है कि हीट बाहर आई और वो 20 जूल बाहर आई, तो सर पक्की बात है अब जो इसकी एनर्जी U2 कम होके हो गई है, U1 और U2 के बीच का गैप पक्का 20 मिलेगा। यही तो डेल यू है बच्चों। यानी सर मैं चेंज को कैसे कैलकुलेट करता हूँ? मैं ये देख लेता हूँ कि एनर्जी किस फॉर्म में बाहर आई है, उस फॉर्म में जो एनर्जी बाहर आई उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। बिल्कुल, कोई मेरे को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है डेल यू इक्वल क्यू माइनस डब्ल्यू, मुझे नहीं पता अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की माइनस आता है कि प्लस आता है, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले में, उसमें साइन बदल देते हैं एक्चुअली। तो जब फर्स्ट लॉ पढ़ाएंगे तब बता देंगे क्या सही होता है। और अभी के लिए हाँ, फर्स्ट लॉ आप लगा सकते हैं डेल यू के कैलकुलेशन के लिए। डेल यू के कैलकुलेशन के अंदर अगर मैं इस लफड़े में ना पढ़ूंगी, डब्ल्यू जो है पॉजिटिव होगा नेगेटिव, और मैं कह दूं कि मेरा वर्क डन ही 0 है, तो उस केस के अंदर मैं डेल यू की कैलकुलेशन बिल्कुल कर सकता हूँ फर्स्ट लॉ से, कि जितनी हीट निकली उतना ही तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ होगा। यानी कि बच्चों मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी 20 जूल हीट निकली थी, तो मेरी जो इंटरनल एनर्जी है वो 20 जूल घटी होगी। अब देखिए भाई साहब, U1 जो है यदि 110 था तो U2 कितना हो जाएगा? 90। तो मुझे ये तो पता है कि मेरा U1 जो है उसका गैप 20 है, लेकिन अगर ये 100 रहा हो और ये 80 रहा हो तो भी गैप 20 है। यानी मैं कभी भी ये चीज कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा कि मेरी इनिशियल एनर्जी कितनी थी और फाइनल कितनी होगी, मैं हमेशा उनका गैप कैलकुलेट कर पाता हूँ। ठीक है जी, ये बात हो गई इंटरनल एनर्जी की, क्या होती है सर? जिस भी चीज से बने होते हैं वहां से आती है। ठीक है, सिंबल होता है बच्चों U, और जो है यूनिट होती है हमारी J, जूल। ठीक है जी, ये हो गई हमारी यूनिट इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, कोई डाउट कोई शंका इंटरनल एनर्जी में क्या चीज होती है इंटरनल एनर्जी? अच्छा, अभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट लोगे उतना ज्यादा अमाउंट अपनी एनर्जी लेके आए होगा पीछे से, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है। कोई भी चीज, सॉरी ये पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है इंटरनल एनर्जी, पाथ फंक्शन है, क्योंकि जिस भी चीज से बन के आई है वही पाथ डिसाइड करेगा कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये पाथ फंक्शन भी होती है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही देखते जाएंगे, जो भी चीज पढ़ेंगे ना उसका हम देख लेंगे कि ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव ये सब चीजें। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल फर्जी है। इसके अंदर क्या कहते हैं कि ए जो है सी के साथ इक्विलिब्रियम में और बी भी इक्विलिब्रियम में। इस बात को अगर बच्चों में ऐसे लिखूं कि ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो इसकी अगर मैं कोई वैल्यू मान लू, ए की वैल्यू 5 है, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या हो जाएगा? सी की वैल्यू भी 5 है। ठीक है जी, अब क्या कह रहे हैं कि बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में। अब क्योंकि मैंने माना था ए 5 उसके जो सी 5 आया था, यहाँ पे भी सी 5 ही होगा। अगर बच्चों सी की वैल्यू 5 है और बी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो बी की वैल्यू भी 5। अब बी की वैल्यू भी 5 और ए की भी 5, तो ये लोग भी किस में हो गए? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये बात जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, बहुत फर्जी बात है कि ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी इक्विलिब्रियम में हो गए। बताइए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किसी को शक है? इसके अंदर शक आना बिल्कुल ही पाप वाली बात है, कोई डाउट की कोई शंका की बात नहीं है। ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, यानी 1 = 1 = 1 लिख रखा है यार, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, ए = बी = सी लिख रखा है। चलिए आगे चलते हैं इस चीज से। हीट की बात करते हैं। हीट क्या होता है? हीट को सब बच्चे बचपन से जानते हैं, हीट से बच के भी रहना होता है, कभी भी आग से खेलना नहीं है। तो हीट क्या होती है बच्चों? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इस फॉर्म ऑफ एनर्जी की क्या खास बात है? ये नेचुरली हॉट टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। इस एनर्जी की खास बात है, ये कह रहे हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट भी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जैसे जैसे आप चीजों को पढ़ोगे ना, कोई नई चीज कोई भारी चीज नहीं है, सिंपल नॉर्मल सी चीज है। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। अगर आप कुछ क्या लेके आओगे?
पानी लेके आओगे, पानी लो और पानी के अंदर बर्फ रख लो, तो बर्फ के अंदर क्या होगा सर, आपका हाईयर टेम्परेचर पानी का है तो वो बर्फ की तरफ अपनी हीट देगा, हीट मिलने की वजह से सर आइस पिघल के उसी पानी में मिक्स हो जाएगी। यानी हाईयर टेम्परेचर से बच्चों लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है हमारी हीट चलती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। किसी भी चीज के बीच में एनर्जी का इस वाली एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है अगर उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर किन्हीं दो चीजों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो उनके बीच में हीट फ्लो नहीं करेगी। ये बच्चों अपनी हीट होती है, हीट को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, एंड दिस क्यू इज एक्चुअली हीट फ्लो। ये किसी भी, मैंने कोई भी सिस्टम लिया, कोई सिस्टम लिया, उससे सराउंडिंग की तरफ हीट फ्लो, अगर इससे बाहर जा रहा है तो और अंदर आ रहा है तो आएगा क्यू, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू। ठीक है, क्यू इसका सिंबल होता है बेसिकली, ये किस चीज को डिनोट करता है, कितनी हीट बाहर गई है, कितनी हीट अंदर आई है। ठीक है, इसके साइन के बारे में जरूर बात करेंगे बच्चों, विच इज इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन जो है हीट का, साइन कन्वेंशन ऑफ हीट, वैसे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम ही रहता है लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। इफ क्यू इज गिवन टू सराउंडिंग इट इज पॉजिटिव एंड, नहीं, इफ क्यू इज एब्सॉर्ब्ड, इफ क्यू इज एब्सॉर्ब्ड देन इट इज पॉजिटिव। हाँ, टू सिस्टम पॉजिटिव और सराउंडिंग नेगेटिव, हाँ ठीक बात है। चलो जो भी लिखा है मैं थोड़ा समझने में कंफ्यूज हो गया ना बच्चों। इफ सिस्टम एक्सेप्ट्स, एब्सॉर्ब्स, गेट्स, कुछ भी समझ लो, हीट, the sign will be written in yellow, पॉजिटिव। अगर हीट अंदर आ रही है सिस्टम के तो पॉजिटिव। इफ सिस्टम, ब्लू से लिखे, ब्लू से लिखे, इफ सिस्टम रिजेक्ट्स, एब्जॉर्ब का अपोजिट नहीं पता, गेट्स का भी नहीं पता, तो इफ सिस्टम रिजेक्ट्स यानी सिंपल सी बात है कि सिस्टम जो है हीट बाहर भेजेगा। ठीक है, अपोजिट यार इंग्लिश कमजोर है मेरी, नहीं पता मुझे इनके, तो नेगेटिव। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, हीट आई तो पॉजिटिव, हीट गई तो नेगेटिव। ठीक है, एक बच्चे ने, देव ने, जिसने मुझसे पूछा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन साइड में लिख दो, मैं बच्चे लास्ट में, क्लास के लास्ट में वो डेफिनेशन लिख दूंगा। ठीक है, तब आप नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज गूगल के ऊपर तो मिलती ही है। डेफिनेशन इज नो इशू। हाँ बिल्कुल, हीट आई तो पॉजिटिव और हीट रिलीज। अच्छा, एक बच्चे ने बताया कि रिजेक्ट की जगह एक रिलीज और लिख दो, चलो यार रिलीज लिख देते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा शब्द बताया। वर्क में भी सेम होता है, वर्क की अलग बात होती है कि वर्क किसने किया, वर्क एब्जॉर्ब और रिजेक्ट नहीं होता है, तो वो एक अलग बात होती है। वो जब वर्क पे पहुंचेंगे तब वर्क की बात करेंगे, वर्क के साइन क्या होते हैं। हालांकि एक और बात लिख देता हूँ यहीं पे साइड में, क्योंकि आप जीवन में फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स से टकराने वाले हैं, तो वहां पे कन्फ्यूजिया ना, आप याद रख सकते हैं हीट का साइन सेम रहता है, हीट का साइन कन्वेंशन सेम रहता है, कन्वेंशन सेम फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, हीट का सेम रहता है, वर्क का लफड़ा हो जाता है। ठीक है, वर्क का चेंज हो जाता है। तो ठीक है, यहां तक बच्चों कोई डाउट, कोई शक, कोई शंका, हीट की क्या होगी, यूनिट क्या होगी, जूल, जूल इसकी यूनिट हो जाएगी। इसके बाद हीट की कैलकुलेशन पढ़ेंगे, अलग अलग हीट कैपेसिटी पढ़ के सब लोग बताएंगे। भाई यहां तक किसी को डाउट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हीट समझने में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइज इसी बात पे, हीट कैपेसिटी शुरू करते हैं। हीट कैपेसिटी जो है बच्चों, हीट कैपेसिटी क्या होती है बेसिकली मेरी, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ हीट कैपेसिटी क्या है, किसी सब्सटेंस, ये हमारे सब्सटेंस भाई साहब है, सब्सटेंस, इसका मुझे टेम्परेचर रेज, टेम्परेचर रेज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जितनी हीट लगेगी, हीट नीडेड, ये हीट क्या है इसकी, हीट कैपेसिटी, बस इतना सा है। उसके बाद इसका मैथ कर लेंगे। हिंदी में मतलब क्या है, कोई चीज है मेरे पास, उसका अगर मेरे को
टेम्परेचर रेज करना है, कोई भी चीज उठा सकते हो, एनीथिंग, अगर मुझे उसका टेम्परेचर रेज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो वो उसकी जितनी हीट लेगा वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अब देखो हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव, बिल्कुल जितना बड़ा आप सिस्टम लोगे, जितने बड़े आप सब्सटेंस लोगे, उसका 1 डिग्री आपको रेज करने के लिए उतनी ही ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो उसकी हीट कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। अब मोलर आएंगी, मोलर और स्पेसिफिक आएंगी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएंगी, उसको देखेंगे कैसे आएंगी। अभी के लिए क्या है कि हीट कैपेसिटी, सर 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको बढ़ाना है तो जितनी हीट दोगे वो क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी। ठीक है भाई, ये हो गया मेरा हीट कैपेसिटी। फार्मूले की बात करें तो बच्चों, अगर मैंने कहा कि मेरी 1 डिग्री को बढ़ाने के लिए इतनी हीट लगती है, उसका नाम क्या है, सी लिख दिया मैंने, हीट कैपेसिटी को सी। तो मैं कहूं अगर 10 को बढ़ाना है तो कितनी लगेगी, तो आप कहोगे सर 10। और अगर 50 डिग्री बढ़ाना है तो कहोगे सर सी के अंदर गुणा कर दो 50 का। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिख देते हैं, चेंज इन टेम्परेचर इनटू डेल टी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो जाता है। ये फॉर्मूला कई बार आपको धोखा दे देगा। धोखा क्यों दे देगा, ये रियल फॉर्मूला होता है डी क्यू इक्वल सी इंटू डी टी। यानी हम बहुत स्मॉल चेंज की बात करते हैं। पता चला कि आपने 1 डिग्री मत बढ़ाओ, 1 डिग्री नहीं, बहुत थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाओ। ठीक है, उस थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ाने के लिए कितना आपको हीट देना पड़ेगा, सी से मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। अगर आप डीटी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उससे आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, सी इंटू डी टी। अब आप ये चीज लिखो, क्योंकि हो सकता है आप 1 से 2 जब जा रहे हो, 1 डिग्री से 2 डिग्री, तब 1 डिग्री चेंज करने के लिए आपको 20 जूल चाहिए, लेकिन 2 से 3 जाने में हो सकता है आपको 50 जूल चाहिए। तो सी वेरिएबल हो सकता है, सी वेरिएबल हो सकता है। अगर सी वेरिएबल है तो आप इसको कैलकुलस की फॉर्म में लिखिए, छोटी फॉर्म में लिखिए कि थोड़े से चेंज के लिए कितनी चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। अब अगर आपकी कैपेसिटी सेम है, हर बार सेम ही लगना है, ठीक है, फॉर्मूला दोबारा फॉर्मूला ही कर रहा है, दोनों फॉर्मूला देखो, Q इंटू सी डेल टी। मैंने क्या लिखा, कैसे लिखा कि Q इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड। अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो C से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा उतनी ही तो हीट लगेगी, कितनी लगेगी, जितनी हमारी हीट कैपेसिटी है। अगर बच्चों 10 डिग्री बढ़ाना है तो क्या करूंगा, C को 10 से गुणा कर दूंगा, मेरे को टोटल हीट मिल जाएगी, क्योंकि 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना चाहिए वो है हीट कैपेसिटी। ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, Q जो है चेंज इन, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, Q इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, ओके। तो बच्चों फॉर्मूला कैसे बनाया है कि 10 चाहिए, 10 डिग्री का रेज चाहिए तो उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितने भी टेम्परेचर का आपको रेज चाहिए उसको अगर आप सी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास टोटल हीट आ जाएगी। अब मैं कह रहा हूं कि मैं छोटे चेंज को कैलकुलेट करूंगा, डी क्यू इक्वल सी इंटू डेल टी लिखूंगा। अगर मेरा सी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट जब करूंगा तो क्यू इक्वल सी बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, डी टी हमेशा डेल टी बढ़ता है इंटीग्रल से, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर मेरा सी वेरिएबल है तो फिर मैं सी की वैल्यू रखूंगा इन टर्म्स ऑफ टी और फिर इंटीग्रेट करूंगा। सी इज द हीट कैपेसिटी बच्चे, सी इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। 1 डिग्री अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है तो आप जितनी हीट देंगे वो उसकी हीट कैपेसिटी। ठीक है जी, ये दो फॉर्मूले हो गए, इनको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी हीट कैपेसिटी में। हाँ जी, बताएंगे सब लोग, हीट कैपेसिटी समझ आ गया। चलिए अब क्या करने वाला हूं बच्चों, मैंने क्या कहा, ओहो जगह की कमी आ गई। चलो, मेरा सब्सटेंस था बच्चों, मैंने कहा कि ये 10 मोल था, ठीक है, और इसका 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए सी लग रहा था। ठीक है, अब मैं कहूं कि अगर मेरे को इसी का 1 मोल का टेम्परेचर रेज करना है 1 डिग्री, तो आप क्या कहोगे, 10 का भाग दे दो इसमें। अगर मैं हीट कैपेसिटी के अंदर 10 का डिवाइड कर दूं, 10 क्या है यहाँ पे, मोल्स है, ठीक है, मोल्स थे, 10 मोल का डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे उतनी हीट मिल जाएगी जितनी हीट 1 मोल को 1 डिग्री रेज करने के लिए चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया। ये जो बच्चों आपका C/10 आया, इस 10 की जगह मैं n लिख देता हूं, एन यानी मोल्स। आपने जितने मोल्स के लिए डिवाइड किया है, ठीक है, आपने जो हीट कैपेसिटी उसके अंदर आप मोल्स का डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मोल के लिए कितनी हीट चाहिए। ठीक है जी, ओके, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको पलट के ऐसे लिख दो, कलर ये Q इक्वल, ये C/n है, इसको ऐसे लिख दो। ये 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री वो है जो जितना टेम्परेचर रेज करना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल टी लिख सकते हो, जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला बनाया था। अब बच्चों C/n जो है
ये वैल्यू हमारी कहलाती है मोलर स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ये एक्चुअली क्या है कि एक मोल को जो है आपको बनाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी ये बता देगा। तो Q इक्वल क्या आ गया बच्चों इस केस के अंदर, ये एक मोल के लिए फॉर 1 मोल, ये फॉर 1 मोल का फॉर्मूला है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, Q इक्वल CM लिख दूंगा इसको, CM इंटू डेल टी। ठीक है, ये क्या है, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री, या अब डेल टी आ गया तो जितने भी डिग्री बढ़ाना है उसका गुणा कर देंगे। एक मोल का अगर आपको टेम्परेचर रेज करना है तो उसकी हीट आपके पास ये आ गई। अगर मैं कहूं कि 5 मोल की करनी है तो इसके अंदर क्या 5 का गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी फॉर 5 मोल्स। 5 मोल्स के लिए कितनी आ जाएगी 5 CM इंटू डेल टी। यानी सर जितने मोल्स की चाहिए होती उतने का मल्टीप्लाई कर देता हूं, बिल्कुल। तो इसको अगर जर्नल फॉर्मूला लिखना चाहूं, हीट फॉर n मोल्स इक्वल लिख सकते हैं n इंटू CM इंटू डेल टी। ठीक है, CM क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। ज्यादा कंफ्यूज आने की जरूरत नहीं, जब बार बार यूज करोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। CM आपकी मोलर हीट कैपेसिटी गिवन होती है आपको, अगर जो है 5 मोल की, CM क्या है, CM इज मोलर हीट कैपेसिटी। बच्चे अगर आपको 5 मोल का 10 डिग्री सेल्सियस का हीट चाहिए, आप क्या करेंगे, CM को 5 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। CM इंटू 50 इक्वल नंबर अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बताइए किसी को कोई डाउट है कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। मोलर हीट कैपेसिटी एक मोल के लिए होती है। तो अगर आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी है तो आपके पास जितने भी मोल है उनके लिए भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल हीट निकालने के लिए। कोई डाउट इस चीज में, मोलर हीट कैपेसिटी में? नो डाउट, आगे चल सकते हैं। इसके दोनों फॉर्मूले देख लेना, इसमें भी DQ वाला फॉर्मूला। DQ वाला फॉर्मूला क्यों रखते हैं कि अगर जो है, एक तो मैंने CM इक्वल C/N यहाँ पे यूज किया था, C/N को यहाँ पे CM लिख दिया था। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपका इसके बाद डिराइव कर दिया, और बीच में क्या लिखा है, DQ इक्वल NCM/dt। तो जब DQ इक्वल NCM/dt को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास दूसरी साइड तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा बच्चों। इस साइड अगर आपका CM कांस्टेंट था, N तो कांस्टेंट होता ही है, तो आपके पास इंटीग्रल dt करके डेल टी आ जाएगा। लेकिन अगर आपका CM वेरिएबल है तो वो इंटीग्रल में रहेगा, CM dt, N बाहर आएगा, Q की वैल्यू ये हो जाएगी। आप जो है इंटीग्रेशन करके हीट निकालेंगे। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे कोई क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे। यहां तक मैं मान के चल रहा हूँ किसी को कोई डाउट कोई शंका नहीं है। 5 मोल की अगर हीट निकालनी हो तो उसको क्या करेंगे, CM उठा के लाएंगे उसका, उसको उसके 5 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना टेम्परेचर रेज करना है उतने टेम्परेचर रेज से उठा देंगे। CM इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल कॉमन। CM जो है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल। इस बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 मोल का निकाला कि 2 मोल का निकाला, CM रिमेन सेम, CM वही रहेगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी लिख भी रखा है यहाँ पे, इंटेंसिव है और पाथ फंक्शन तो होती है क्योंकि वेरी करती है पाथ के हिसाब से। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है वेरी करने का, वो हमारे बिल्कुल काम नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में जो फॉर्मूला होता है हर सब्सटेंस का अलग मिलेगा। और आपको अगर क्वेश्चन के अंदर मिले तो CM का फॉर्मूला दे देंगे कि 5 टाइम्स T², ये है। तो आप इंटीग्रेट कर लेंगे 5T² डॉट dt। आपका टेम्परेचर कहां से कहां तक रेज किया आपने, से 10 to 20, और बाहर क्या 5 मोल्स थे, तो यहां से आपकी हीट आ जाएगी Q इक्वल 5 और T³/3, 5T³/3। ठीक है, और लिमिट का है 10 से 20। तब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन में तो नहीं करनी, मैथ बहुत खराब है मेरा। ठीक है जी, ओके। मैथ खराब सर, थर्मो कैसे पढ़ाओगे, उतना आता है लेकिन बिना बात के मैं इतनी कैलकुलेशन में जा रहा। समझ गए ना कैसे कैलकुलेट करेंगे, हीट इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है जी, यूनिट क्या होती है इस वाले की, अच्छा इसकी यूनिट बतानी भूल गया ना, इसकी यूनिट होती है जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन। इसको कैलोरी पर केल्विन भी लिख सकते हो, कैलोरी प्लस डिग्री सेल्सियस में भी इसकी यूनिट्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जो आपका मन करे वो यूज करें। यहाँ पे जो है एक यूनिट दे रखी है जो SI यूनिट है, यही बहुत काम आते रहते हैं। इसको जूल पर मोल और केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इज इक्वल टू डेल 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल डेल 1 केल्विन, सेम होता है। इसलिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन को यहाँ पे इनवेरिएबली यूज करते हैं यूनिट्स के अंदर। ठीक है, अगर बच्चों आपका कोई प्रोसेस चल रहा है, अगर आपका कोई प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस के दौरान कोई हीट चेंज होना है, आप उस हीट चेंज को कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप लिखेंगे कि आपके प्रोसेस के अंदर कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। मान लीजिए डेल टी, आप अगर CM से कैलकुलेट करना चाहते हो तो लिखिए CM,
और कितने मोल्स में चेंज आया, n। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको उस प्रोसेस का हीट चेंज मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रोसेस का हीट चेंज वगैरह आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें हैं, सीपी और सीवी। सीपी क्या होता है बच्चों, आपने जिस प्रोसेस का ये हीट चेंज कैलकुलेट किया ना, अगर वो प्रोसेस, इफ द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, ठीक है, इफ द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, प्रोसेस इज आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही इसमें, वॉल्यूम डजंट चेंज, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, उस केस के अंदर आप सीएम को लिख देंगे सीवी, सीएम का नाम सीवी हो जाता है। ठीक है, और अगर आपका आइसोकोरिक के अंदर यार वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, गणेश क्या कर रहा है मेरे भाई, आज ही तो पढ़ा है। ठीक है, मैं भूलता हूं ऐसे तुम लोग मत बोलो। आइसोबारिक जब होगा, उस प्रोसेस के लिए आपका कोई प्रोसेस है, उसके अंदर प्रेशर कभी चेंज नहीं होता, उसके अंदर कोई हीट का चेंज आया है, आप कहोगे कि इसका जो है प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर चेंज हुआ डेल टी, और सर मेरे को इसका क्या निकालना है, हीट चेंज, तो सर इसके सीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा और जितने मोल्स थे उतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस प्रोसेस का मेरे पास हीट चेंज आ जाएगा, आ जाएगा जी। ऐसे हीट चेंज आ गया। मैंने अगर कहा कि ये आइसोबारिक प्रोसेस है, इसके अंदर अच्छा सीपी का बताया, फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो अगर सर इसके अंदर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो सीएम को क्या लिख दूंगा, सीपी। तो सीपी और सीवी कोई नई चीज नहीं है, ये आपके मोलर हीट कैपेसिटीज है। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है, स्पेसिफिक पे अभी आएंगे, स्पेसिफिक किलो के लिए होता है, 1 किलो के लिए, उसके अंदर एन की जगह एम लिख देंगे, उस पर भी आएंगे। अभी सीएम मोलर हीट कैपेसिटी की बात होगी जी, सीपी कब होएगी, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट रह रहा होगा किसी प्रोसेस का, तब आप अगर हीट कैलकुलेशन करना चाहते हो मोलर हीट कैपेसिटी से, तो आपका सीपी हो जाएगा सीएम, यानी सीएम को ही सीपी लिख देते हैं, नाम बदल दिया बस, थोड़ा सा नोटेशन बदल दिया, और सीवी लिख देते हैं जब आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट के केस के अंदर सीवी हो जाएगा। अब बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आपको कई जगह पे काम आएगा, क्योंकि क्या करेंगे, आपको सीपी की वैल्यू दे देंगे, थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन के अंदर सीवी की वैल्यू आपको चाहिएगी, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लोगे। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और वैल्यू कितनी होती है उसकी, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये हो जाती है आर की वैल्यू। ठीक है जी, सी क्या होता है, सी हीट कैपेसिटी, सी इज हीट कैपेसिटी, बड़ा सी, ये जो ऊपर हीट कैपेसिटी बड़ा भाई। ठीक है, अभी मत रोको यार, अभी मैं निपटा देता हूँ, जिसको कोई भी चीज समझ में नहीं है इन्हें क्लास खत्म करके और फिर सबको आराम से बताऊंगा, चाहे पूरी क्लास रिपीट करवा लेना मेरे से 10 बजे तक, लेकिन अभी जब तक रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे को खत्म कर लेने दो आज की कहानी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक में क्या करना है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना। स्पेसिफिक क्या होती है, 1 ग्राम के लिए चेंज होता है, अगर आपको 1 ग्राम किसी चीज का चेंज करना है तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी एस अमाउंट ऑफ हीट, एस इसका सिंबल हो जाता है। ठीक है, तो आपको 1 ग्राम अगर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, एस हीट देनी पड़ेगी। तो अगर आपको 5 ग्राम का चेंज करना है तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, 5 ग्राम इंटू एस इंटू, और अगर आपको 3 डिग्री चेंज करना है तो 3, तो आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी। सिंपल सा मैथ है। इसको क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला लिख देते हैं, Q इक्वल M फॉर मास इन ग्राम्स इंटू स्पेसिफिक हीट S इंटू टेम्परेचर डेल टी, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है जी, एक चीज चेक कर लो यार, मैं ग्राम होता है कि केजी होता है, गलत लिख रखा है शायद। वन केजी होता है भाई, गलत लिख रखा है, बिल्कुल ग्राम नहीं होता यार, ये यहाँ पे लिख रखा है 1 केजी, मेरे को याद आ रहा था ना 1 केजी के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 केजी, और मास क्योंकि ऐसा यूनिट केजी होती है ना, ग्राम ही होता है यार, ऐसा यूनिट जो होगी, चलो ठीक है ग्राम में ले लो या जो भी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 केजी ऑफ मटेरियल बता रहे गूगल भी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूनिट्स के अंदर यहाँ पे जूल पर ग्राम में ले रखा है, तो आप यूनिट्स देख के लगाएंगे। इट इज ओनली यूज, सर ये ग्राम में रखते हैं, ठीक है चलो आप लोग कह रहे तो ग्राम में मान लो, क्योंकि इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, यूनिट कन्वर्जन नहीं है। तो 1 ग्राम के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज होने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको बोल देंगे स्पेसिफिक हीट। ठीक है, मास्टर को ज्यादा क्लियर नहीं होता, बालकों ने बता दिया तो हमने मान लिया कि 1 ग्राम का चेंज है। ठीक है जी, स्कूल में ग्राम में बताया था, ठीक है फिर ठीक है वही सही होगा। अब पता नहीं एनसीईआरटी में क्या मानते हैं, मुद्दे की बात तो देखो, इससे हमें कैलकुलेशन क्या करनी होती है, m इंटू एस इंटू डेल टी,
अगर मैं ग्राम में रखूंगा तो उस केस के अंदर इसकी वैल्यू मुझे जूल पर ग्राम में मिलेगी। अगर मैं जूल पर केजी में इसकी वैल्यू रख लूंगा तो केजी में रख लूंगा। बात यह है यूनिट कन्वर्जन का जो आदमी ध्यान रखता है उसको इन चीजों में फर्क नहीं पड़ता। एस की जो ये सब वैल्यूज है ये सिर्फ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस आपके सिर्फ बोर्ड में लिखने के काम आएगी। क्वेश्चन के अंदर आपको सीधे सीधे क्या दिया जाएगा कि जी 5 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है से 10 जूल पर ग्राम, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस, और 50 डिग्री चेंज लेके आना है। आप हीट बताओ तो हीट क्या बता देंगे, Q इक्वल 5 इंटू 10 इंटू 50। बस सीधे सीधे ये सबको याद रह जाता है। क्या करना है, सारी चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देख लेंगे ग्राम में है कि केजी में है। तो गूगल केजी बोल रहा है, मेरे को भी केजी से याद आ रहा है क्योंकि केजी ऐसा यूनिट होता है। लेकिन ये डिपेंड इसी बात पे करता है कि आप एस की क्या यूनिट ले रहे हो। अगर आप एस की यूनिट ग्राम ले रहे हो तो ग्राम का टेम्परेचर वो चेंज करेगा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों मैंने आपको बता दिया है, इसके अंदर भी वही फॉर्मूला एस इक्वल सी बाई एम लिख दिया है, ठीक है। अगर आप इसको एस की वैल्यू सी बाई एम लिख दोगे तो क्यू इक्वल एम सी बाई एम डेल टी, ये आपका सी की टर्म्स में फॉर्मूला आ जाएगी। यानी जो स्टार्टिंग में बात करी थी हीट कैपेसिटी जो होता है सी इंटू डेल टी इक्वल क्यू, ठीक है। कोई डाउट कोई शंका इस चीज में? ओके बिल्कुल दीपा, बिल्कुल लीव कर सकते बच्चे मीटिंग। तो आप तबीयत के अंदर कोई वो नहीं है, कल मैंने खुद एक क्लास बीच में एंड की थी तबीयत की वजह से, ठीक है जी। आप लीव कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख लेना बस, क्योंकि आज की कहानी लगभग खत्म हो गई है। अगर सब बच्चे अलाउ करेंगे तो वर्क बता दूंगा, वर्क 5 मिनट का है, अदरवाइज ओके बच्चे टेक केयर, ठीक है, दवाई वगैरह ले लेना। हाँ जी बताइए, हीट कैपेसिटीज में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? ओके अब वर्क पढ़ना है, सिंपल सा कैलकुलेशन होता है वर्क का। वर्क पढ़ना है तो बताओ, नहीं पढ़ना है तो अपन कमिटमेंट पे जिंदा है, 45 पे खत्म हो जाएगा। सब लोग यस बोलेंगे तभी, अगर कोई जाने के लिए कहेगा तो वो फिर कैंसिल करनी पड़ेगी, तो सबके लिए एक साथ चलेगी क्लास। चलिए बहुत जल्दी बता दूंगा वर्क, कुछ भी नहीं है वर्क में। मालती कह रही है नो, मालती कह रही है नो। चलो ठीक है, अगली क्लास भी मेरे पास है, शफलिंग तो हो नहीं रही, उसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि मुझे ज्यादा जितना कवर करना था मैं ठीक ठाक लेवल पे आ गया। 5 मिनट का गैप कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, क्लास यहीं पे एंड है, अगली क्लास में जो है पढ़ाया जाएगा, और रिकॉर्डिंग बंद करके पढ़ा देता हूँ, डबलिंग हो जाएगी आप लोगों की। जिसको सुननी है सुन सकता है, रिकॉर्डिंग यहीं पे क्लास खत्म है गाइस।